एक सोता हुआ दैत्य जाग गया है और ये सब रूस की गलती है। 10 साल की अपर्याप्त निवेश के बाद जर्मनी एक बार फिर यूरोप में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बनता जा रहा है। ये रक्षा खर्च रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा रहा है, पुराने संवैधानिक नियम बदल रहा है और उन्नत सैन्य उपकरणों में निवेश कर रहा है। इससे रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक ऐसी समस्या जो पुतिन की यूक्रेन से आगे और अधिक विजय प्राप्त करने की दीर्घकालिक योजनाओं के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूस की आक्रामकता न होती तो यह सब न होता, क्योंकि जब रूस ने पहली बार 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था तब जर्मनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक नहीं था, जैसा कि वो कभी हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 की पोट्सडैम सम्मेलन में, जो जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद हुआ था, सभी मित्र राष्ट्रों ने महसूस किया कि आगे चलकर जर्मनी को निरस्त्रीकृत कर देना चाहिए। पश्चिमी जर्मनी ने सहमति जताई, क्योंकि राजनेताओं और जर्मन जनता को भी काफी हद तक यही लगता था कि युद्ध के दौरान हुई हिंसा और भयावहता के लिए प्रायश्चित करने के लिए वे कम से कम इतना तो कर ही सकते थे। वेरमाखट यानी जर्मन सेना को भंग कर दिया गया था। लाखों पूर्व सैनिकों को यूरोप और सोवियत संघ में जबरन मजदूरी, बारूदी सुरंग हटाने और पुनर्निर्माण कार्यों में लगाया गया। जर्मन सैन्य उपकरणों का अधिकांश हिस्सा नष्ट या जब्त हो गया और बाद में अमेरिका ने जर्मनी के सैन्य निर्णयों पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव बढ़ने लगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जर्मन सेना बुंडेसवेहर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी, जिसे नाटो में शामिल किया गया और जो लगातार अमेरिकी निगरानी में रही। शीत युद्ध के दौरान बुंडेसवेहर के सदस्य 5 लाख से अधिक थे, जिससे ये एक शक्तिशाली सेना थी। बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत संघ के पतन के बाद जर्मनी ने भी यूरोप की तरह अपनी सशस्त्र सेनाएं घटाना शुरू कर दी। सैनिकों की कुल संख्या साल दर साल घटती गई और इसी के साथ जर्मन सेना की कुल ताकत और क्षमताएं भी कम होती गई। एक समय ऐसा भी आया जब नए रंगरूटों को राइफल की बजाय झाड़ू की डंडियों से प्रशिक्षण लेना पड़ा, क्योंकि पर्याप्त हथियार नहीं थे। एक समय पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करने वाली सेना अब मजाक बन गई थी और हालात और बिगड़ते गए। 2007 से 2017 के बीच यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अमीर देश होने के बावजूद जर्मनी ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का केवल 1.2% ही रक्षा पर खर्च किया। उसके अधिकांश उपकरण धूल फाकते रह गए और 2018 में एक समय ऐसा भी आया जब जर्मन वायुसेना के 128 यूरोफाइटर टाइफून में से केवल 4 ही युद्ध के लिए तैयार माने गए। सुरक्षा जर्मनी की प्राथमिकताओं की सूची में काफी नीचे थी। लोगों और नेताओं के लिए यह बस बाद में याद आने वाली बात भर थी। इनमें से कई का मानना था कि बड़े युद्धों और वैश्विक संघर्षों के दिन अब बीत चुके हैं और यह पश्चिमी यूरोप में आम धारणा थी। फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश खुद को नाटो गठबंधन का हिस्सा होने के कारण सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संरक्षित थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि युद्ध की भयावहता अब कभी उनके लोगों या उनकी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। जर्मनी की तरह उन्होंने देखा कि समय के साथ रक्षा खर्च और सेना का आकार घटता गया। 2022 तक जर्मनी की सेना इतनी खराब स्थिति में थी कि देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों में से एक, उस समय के बुंडेसवेहर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मीस ने खुलेआम अपनी निराशा जाहिर की कि उनका देश कितना कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि जर्मन सेना वहां लगभग खाली हाथ थी, जबकि रूस ने यूक्रेन सीमा पर सेना जमा कर ली थी और सहयोगियों को समर्थन देने के उसके विकल्प बहुत सीमित थे। यह सच साबित हुआ जब जर्मन सेना ने यूक्रेन को संभावित हमले से बचाने के लिए केवल कुछ हजार सैन्य हेलमेट भेजने की पेशकश की। ना वायु रक्षा प्रणाली, गोला बारूद, मिसाइलें, राइफलें, सिर्फ हेलमेट। इस पेशकश का खूब मजाक बना। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने भी इसे मजाक बताया। यह दिखाता है कि जर्मन सेना में कितनी लापरवाही आ गई थी और उसकी प्रतिष्ठा कितनी गिर चुकी थी। उसकी वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी थी, खर्चा बहुत कम था, जमीनी सेना सिर्फ 50% तैयार थी
और कुल मिलाकर जर्मनी किसी भी असल संघर्ष को बड़े स्तर पर प्रभावित करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। इसके बाद गंभीर संघर्ष शुरू हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को झटका लगा। सौभाग्य से जब बाकी देश हिचकिचा रहे थे और नेता टालमटोल कर रहे थे, तब जर्मनी ने कदम उठाया। उस समय के जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने देश की सशस्त्र सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए तुरंत 100 अरब यूरो का विशेष फंड घोषित किया। साथ ही यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य सहायता देने का वादा भी किया, जिसमें एंटी टैंक हथियार, जमीन से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइलें और हजारों गैलन ईंधन शामिल था। शोल्स ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन का मुकाबला करना और जर्मनी की स्वतंत्रता व लोकतंत्र की रक्षा करना जर्मनी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। ये एक भूकंपीय बदलाव जैसा महसूस हुआ। दशकों तक लगभग शांतिवादी संयम के बाद जर्मन सैन्य दृष्टिकोण में एक नाटकीय जबरदस्त परिवर्तन। लेकिन ये तो कुछ बहुत बहुत बड़े की बस शुरुआत निकली। उसके बाद के वर्षों में शोल्स की जगह एक नए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ले ली थी, जिन्होंने रक्षा खर्च बढ़ाया और जर्मन सैन्य आधुनिकीकरण व विस्तार तेज किया है। इसके लिए संविधान के कुछ हिस्से भी फिर से लिखे गए हैं। सालों तक संविधान में एक कर्ज सीमा थी, जो सरकार की सेना के लिए उधारी को सख्ती से सीमित करती थी। इससे देश की सैन्य परियोजनाओं, खरीदारी और विस्तार पर खर्च की जाने वाली राशि प्रभावी रूप से सीमित हो गई थी। 2025 में कर्ज सीमा को फिर से परिभाषित किया गया। चांसलर मर्ज ने जर्मन संसद के बहुमत को देश के संविधान में संशोधन के पक्ष में वोट देने के लिए राजी किया, ताकि रक्षा खर्च को कर्ज सीमा से छूट दी जा सके। इससे जर्मनी को अपनी रक्षा पर जितना जरूरी समझे उतना खर्च करने की आज़ादी मिल गई। यह एक बड़ा पल था, जैसा कि वॉशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर पीस की वरिष्ठ शोधकर्ता सोफिया बेश ने कहा। यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी। बेश ने कहा, रूस के यूक्रेन पर हमले ने जर्मनी का रक्षा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया है। जनरल कार्स्टन ब्रेउर, जर्मन सेना प्रमुख, भी इससे सहमत है। उन्होंने बीबीसी से कहा, हम इसे चेतावनी मान सकते हैं। हम इस बार फिर से इसे नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही ऐसा करना चाहते थे। यह जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। जर्मन जनता के लिए भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम था। ये सब सिर्फ रूस नहीं बल्कि अमेरिका के कारण भी हुआ, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों पर सुरक्षा और रक्षा क्षमताएं बढ़ाने का दबाव डाला, ताकि वे अमेरिका पर पहले की तरह निर्भर न रहें। 2025 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने यूरोपीय नेताओं को चेताया कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा का गारंटर नहीं रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इसी भाषण से चांसलर मर्ज को समझ आया कि यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका से परिचालन स्वतंत्रता हासिल करनी होगी और उन सिद्धांतों व व्यवस्थाओं को तोड़ना होगा जो दशकों से उनके रक्षा दृष्टिकोण की बुनियाद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन जर्मनी ने अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और सैन्य स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया है। कर्ज सीमा में बदलाव तो बस शुरुआत थी। उस बदलाव के तुरंत बाद चांसलर मर्ज ने 500 अरब यूरो के एक विशेष फंड को मंजूरी दी। साथ ही यह घोषणा की कि वे बुंडेसवेहर को पूरे यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वे इसे सच करने की सही राह पर हैं। उदाहरण के लिए उसका रक्षा बजट 2025 में 86 अरब यूरो से बढ़कर 2026 में 108 अरब यूरो हो गया और 2029 तक यह और बढ़कर 152 अरब यूरो हो जाएगा। तुलना के लिए यूके का रक्षा बजट 2028 तक 74 अरब पाउंड तक पहुंचने वाला है, जबकि फ्रांस ने 2027 में अपनी सेना पर 64 अरब यूरो खर्च करने का वादा किया है। इसलिए 2029 के लिए जर्मनी का खर्च लक्ष्य फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के आंकड़ों को मिलाकर भी उससे बड़ा है। लेकिन पैसे खर्च करने और पैसे को सही तरीके से खर्च करने में बड़ा फर्क है। तो जर्मनी उन अरबों यूरो का क्या करने वाला है? खैर, इससे गहराई में जाने से पहले हम द मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि समझा सके कि ताकत असल में कैसे चलती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की चीजें मिस ना करें। जब कोई देश अचानक सेना पर ज्यादा खर्च करता है तो पैसा बर्बाद होने का खतरा रहता है।
या फैसले लेने वालों के पास जरूरी अनुभव या जानकारी नहीं हो सकती, जिससे समझदारी से फैसले मुश्किल हो सकते हैं। सौभाग्य से बर्लिन में ऐसा नहीं हो रहा है। जर्मनी अपनी कुशल, संगठित सोच और व्यवहारिक रवैये के कारण प्रसिद्ध है, जो उसकी खरीद योजना में भी झलकता है। उदाहरण के लिए 2026 में जर्मन एयरफोर्स को एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। वे अपने पुराने और आउटडेटेड टॉर्नेडो जेट्स को रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह दुनिया के कुछ बेहतरीन फाइटर जेट्स F-35 ला रहे हैं। ये एक अहम मील का पत्थर है, क्योंकि जर्मनी अब F-35S के साथ 5वीं पीढ़ी की वायु शक्ति की ओर बढ़ रहा है, जिससे वह यूरोप और नाटो में परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में बड़ी भूमिका निभाएगा। और जर्मनी यही नहीं रुकेगा। ये एक नए मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबस विंगमैन के साझा विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो पूरा होने पर हवाई टोही, रडार जैमिंग, हवा से हवा लड़ाई और हवा से जमीन हमले सहित कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित विंगमैन यूरोपीय फाइटर्स के अभियानों में साथ रहेगा और 2030 के दशक में अगर उससे पहले नहीं तैनात किया जाएगा। जर्मनी अपने इतिहास के सबसे बड़े हथियार अनुबंधों में आर्मीनियस परियोजना चला रहा है। इस परियोजना के तहत जर्मन सेना के लिए 3000 तक बॉक्सर युद्धक टैंक सेवा में लाए जाएंगे, जिसमें देश की 2 सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों राइन मेटल और KNDS डॉइचलैंड को 40 अरब यूरो का भुगतान किया जाएगा। बेहद मॉड्यूलर और अनुकूलनीय डिजाइन के साथ बॉक्सर को लगभग किसी भी जमीनी मिशन प्रकार और लगभग किसी भी वातावरण के लिए तैयार किया जा सकता है। तेज, लचीला, बेहद मार झेलने में सक्षम और नवीनतम यूरोपीय तकनीक से लैस ये इतना मजबूत है कि 14.5 मिमी गोलियों, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, बॉम्बलेट्स और अन्य खतरों का सामना कर सकता है। जर्मन सैनिक जल्द ही इन वाहनों में बैठकर युद्ध के मैदान में जा सकेंगे, क्योंकि डिलीवरी 2026 के अंत से 2030 तक चलेगी। जर्मनी की वायु रक्षा लगातार बेहतर हो रही है। नई जमीन आधारित प्रणालियों को जर्मनी के बजट और चांसलर मेर्ट्स के 500 अरब के विशेष फंड से वित्तीय समर्थन मिला है। ये भी उल्लेखनीय है कि बर्लिन ने 2029 तक यूक्रेन को हर साल कम से कम 9 अरब यूरो देने का वादा किया है। ये रूस से लड़ रहे एक सहयोगी को भारी वित्तीय और सैन्य मदद दे रहा है और अपनी सेना का विस्तार व आधुनिकीकरण भी कर रहा है। इस तरह की महत्वाकांक्षा ज्यादातर देशों के लिए शायद बहुत बड़ी बात होती, लेकिन ऐसा लगता है कि जर्मनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बर्लिन ने खरीद प्रक्रिया और सैन्य नवाचार में देरी करने वाली कुछ लालफीताशाही दूर करने की कोशिश की है। उसकी सरकार ने बुंडेसवेहर योजना और खरीद प्रक्रिया त्वरितीकरण अधिनियम पारित किया है, जिससे जर्मन रक्षा खरीद की धीमी और थकाऊ समय सीमाएं कम होंगी। लेकिन एक मजबूत सेना सिर्फ टैंकों, जेट विमानों और समझदारी से बनाए गए सिस्टम्स पर ही नहीं बनती, इसके लिए लोगों की भी जरूरत होती है। जनरल ब्रेवर के अनुसार वर्तमान में जर्मन सेना में 1,82,000 सक्रिय सेवा में तैनात सैन्य कर्मी कार्यरत है। ये रूस की विशाल सेना से काफी कम है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा सैनिक है। जर्मनी फिलहाल इतने सैनिकों तक पहुंचने का इरादा नहीं रखता, लेकिन ब्रेवर चाहते हैं कि सैनिकों की संख्या जितनी जल्दी हो सके बढ़े और उन्होंने 2027 तक 20,000 नए सैनिकों और अगले दशक के भीतर करीब 60,000 सैनिकों का आशावादी लक्ष्य रखा है। जर्मनी सक्रिय सेना के साथ करीब 2 लाख रिजर्व फोर्स बनाने की योजना बना रहा है, ताकि जरूरत पर देश के पास लगभग 5 लाख प्रशिक्षित सैनिक हों। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ब्रेवर ने एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हजारों युवा सक्षम पुरुषों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर भर्ती योजना से पर्याप्त सैनिक न मिले तो ब्रेवर अनिवार्य सैन्य सेवा से इनकार नहीं कर रहे। फिलहाल भर्ती योजना काम कर रही है। फरवरी 2026 में 16,100 जर्मनों ने सशस्त्र बलों में आवेदन किया। यह 2025 की तुलना में 20% की वृद्धि है। उनमें से 5,300 आवेदकों आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल हो गए, जो 2025 से 14% अधिक है। जर्मनी अपने सैन्य कर्मियों को बाल्टिक क्षेत्र में स्थायी रूप से तैनात कर रहा है, जिसमें पूरी 45वीं बख्तरबंद ब्रिगेड लिथुआनिया में तैनात है। लगभग 1,200 सैनिक लिथुआनिया में तैनात हैं
और 2027 के अंत तक ये संख्या 5000 तक पहुंचाने की योजना है। ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि जर्मनी की युद्ध तैयारी का मजबूत संकेत है। मेड्स ने कहा, ये ब्रिगेड राजनीतिक प्रतीक नहीं बल्कि रोकथाम और रक्षा के लिए सैन्य योगदान है। जर्मनी बेलारूसी सीमा के पास भी बेरक बना रहा है जो 2027 तक पूरी हो जानी चाहिए, और ये बेरक 3000 तक जर्मन सैनिकों के रहने के लिए पर्याप्त होंगी। यह पुतिन को संदेश देता है कि जर्मनी अपनी सीमाओं की रक्षा को तैयार है, लेकिन सुधारों के बाद भी कई चुनौतियां बाकी हैं। जर्मनी दशकों की कम निवेश की भरपाई एक रात में या जादू से कर विश्व स्तरीय सेना तुरंत नहीं बना सकता। इसके पास अभी भी कई कमियां हैं जिन्हें भरना है, लक्ष्य है जिन्हें हासिल करना है, और बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है। उदाहरण के लिए इसे और सैनिकों की जरूरत है और जल्द से जल्द अधिक भर्ती के प्रयास जारी रखने होंगे, खासकर जब रूसी आक्रामकता का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डीप स्ट्राइक विभाग में जर्मनी पिछड़ रहा है। मिसाइल विशेषज्ञ फेबियन हॉफमैन ने माना कि लंबी दूरी और गहरे प्रहार वाली मिसाइल क्षमताओं में गंभीर कमी है और बर्लिन को इसे सुधारने के लिए और प्रयास करने होंगे। सौभाग्य से इसने 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दिया है, जो सही दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन आने वाले वर्षों में रूस के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध के खतरे के लिए देश और महाद्वीप को तैयार करने के लिए और अधिक की आवश्यकता होगी। जर्मनी को अपनी सैन्य नीतियां और निर्णय संरचनाएं अपनी सैन्य ताकत के अनुसार आधुनिक बनानी चाहिए। उसे तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए, खतरों का जवाब और प्रतिक्रिया बिना किसी अनावश्यक देरी या हिचकिचाहट के देना चाहिए, ताकि वह वास्तव में खुद को आने वाले कल के युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार कर सके। हाल ही में एक युद्ध अभ्यास ने आधुनिक युद्ध में तेज कार्रवाई का महत्व दिखाया। इस युद्ध अभ्यास में रूस द्वारा नेटो गठबंधन पर हमले का अनुकरण किया गया था, जिसमें क्रेमलिन ने अपने कालिनिंग्राद के एक्सक्लेव में एक कथित मानवीय संकट गढ़ा और इसे बहाना बनाकर एक्सक्लेव और मुख्य भूमि के बीच एक ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने की कोशिश की। वह सैनिक भेजकर कुछ ही दिनों में लिथुआनिया के एक प्रमुख शहर पर कब्जा कर लेता है, जबकि नाटो की सेनाएं उन्हें रोकने में धीमी रहती हैं। इस अभ्यास में जर्मनी की प्रतिक्रिया हिचकिचाहट और तनाव बढ़ने के डर से प्रभावित थी, जिससे रूसियों को अपने लक्ष्य पाने का समय और आज़ादी मिली। अगर असल दुनिया में ऐसी स्थिति आती है तो जर्मनी को तेजी से फैसले लेकर सहयोगियों की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाने होंगे। ये यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय सुरक्षा की नींव संयमित और सीमित जर्मनी पर टिकी रही। किसी भी पड़ोसी देश ने नहीं चाहा कि बर्लिन फिर से हथियारबंद होकर दूसरों पर विजय पाए, इसलिए उन्होंने अमेरिकी निगरानी को स्वीकार किया और जर्मनी के साथ साथ खुद को भी समय के साथ कमजोर होने दिया। अब सब कुछ बदल रहा है। यूरोप पर अमेरिका की सुरक्षा की ढाल कम से कम आंशिक रूप से हटा ली गई है, जिससे महाद्वीप के सबसे बड़े और सबसे अमीर देशों को खुद अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और उन सभी में सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाले देश के रूप में जर्मनी का महाद्वीप की रक्षा के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका होगी। यूरोप के लिए सौभाग्य और रूस के लिए दुर्भाग्य है कि चांसलर मेड्स पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जर्मनी सभी सही कदम उठा रहा है, सैनिकों की भर्ती कर रहा है, ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, सही तरह के उपकरणों में निवेश कर रहा है और यहाँ तक कि मित्र देशों की जमीन पर स्थायी उपस्थिति भी स्थापित कर रहा है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बर्लिन उन प्रतिबंधों की बेड़ियों से आजाद हो रहा है जिन्होंने उसकी सेना को इतने लंबे समय तक बांध कर रखा था। जर्मन दानव को छोड़ा जा रहा है, जिसे रूस के लिए भी काबू करना मुश्किल होगा। यूके युद्ध की तैयारी की ओर बढ़ रहा है और इसकी वजह रूस है। अब ये सिर्फ सैनिकों या हथियारों की बात नहीं रह गई है, यह देश को संघर्ष के लिए तैयार करने की बात है। शीत युद्ध काल की एक योजना को पर्दे के पीछे फिर से आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि ब्रिटेन लगातार हमलों में भी काम करता रहे। ये बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला, नागरिक प्रतिक्रिया और जब सामान्य नियम लागू नहीं रहते तब राज्य कैसे काम करेगा, ये सब शामिल करता है। इसका केंद्र एक दस्तावेज है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, गवर्नमेंट वॉर बुक। ये दस्तावेज बताता है कि यूके रूस के खिलाफ नए युद्ध से कैसे निपटेगा, लेकिन ये सिर्फ
देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज में मजबूती लाने की एक रणनीति है। तो चलिए देखते हैं कि यह गुप्त योजना क्या है और ये रूस के खिलाफ युद्ध की बढ़ती तैयारियों में कैसे फिट बैठती है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने अप्रैल 2026 में लंदन डिफेंस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट वॉर बुक फिर शुरू करने का खुलासा किया था। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या ब्रिटेन पुरानी गवर्नमेंट वॉर बुक फिर शुरू कर रहा है, तो उन्होंने कहा, हाँ, ये सही है। उन्होंने बताया कि वह कैसा दिखेगा। रक्षा प्रमुख ने कहा, नाटो के अनुसार संघर्ष की ओर संक्रमण का एक सैन्य घटक होता है, लेकिन उसका एक नागरिक घटक भी होता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह समझना चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में ब्रिटेन ने जो अपेक्षाकृत शांति का अनुभव किया है, वह अब बढ़ते खतरे में है। शीत युद्ध में ब्रिटेन को सबसे बड़ा खतरा रूसी आक्रमण या परमाणु युद्ध से था, लेकिन अब समय और खतरे दोनों बदल गए हैं। जैसा कि नाइटन ने समझाया, इसके लिए हमें खुद को शिक्षित करने और जनता को इन खतरों के बारे में समझाने की जरूरत है। साथ ही यह भी बताने की जरूरत है कि वे देश का समर्थन करने और संभवतः सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं। यही उद्देश्य नए युद्ध पुस्तक का है, पूरे समाज में मजबूती विकसित करना, ताकि ब्रिटेन रूस के साथ किसी नए संघर्ष में जीत हासिल कर सके। नाइटन के अनुसार नया संस्करण शीत युद्ध की सीख पर आधारित है, लेकिन इसे आधुनिक समाज और बुनियादी ढांचे के साथ बनाया गया है। तो इस योजना में क्या है? यह अभी तैयार हो रही है और अपने पूर्ववर्तियों की तरह शायद काफी गोपनीय होगी। हम पिछले संस्करणों से इसके ढांचे का अंदाजा लगा सकते हैं। मूल युद्ध पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई थी और 20वीं सदी में बनी रही। शीत युद्ध के समय सबसे बड़ा खतरा सोवियत संघ के हमले को माना जाता था। आज भी बस आक्रामक राष्ट्र का नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। 2009 में प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पीटर हेनेसी ने यूके अधिकारियों से शीत युद्ध काल की योजना का एक संस्करण प्राप्त करने की अनुमति ले ली। हेनेसी, या उनका पूरा पदनाम ले तो बैरन हेनेसी ऑफ निम्सफील्ड FBA 2001 से लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में समकालीन ब्रिटिश इतिहास के एटली प्रोफेसर रहे हैं। वो यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्रॉस बेंच पीयर भी हैं। हेनेसी ने BBC के टुडे प्रोग्राम को बताया कि वे इसके दायरे और व्यापकता देखकर हैरान रह गए। 16 अध्याय देश को शांतिकालीन स्थिति से पूर्ण युद्ध की स्थिति तक ले जाते हैं। यह अद्भुत प्रयास है। इन 16 अध्यायों में दस्तावेज में सटीक योजनाएं और निर्देश दिए गए हैं कि ब्रिटिश अधिकारी टकराव की तैयारी के दौरान और बम गिरने के बाद कौन कौन से कदम उठाएंगे। ये इन कदमों को विस्तार से कवर करता है, मानते हुए कि इन्हें 7 से 28 दिन की सूचना पर लागू किया जा सकता है। योजना के अनुसार देश को 12 क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र पर मंत्रिमंडल के मंत्री को व्यापक अधिकार मिलते। उन्हें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पुलिस प्रमुख और न्यायाधीश बंकरों में सहायता देते। अन्य वरिष्ठ अधिकारी कॉट्सवॉल्ड्स के नीचे बने सरकारी शरण स्थल में चले गए होते। इन सुरक्षित स्थानों से स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय सरकार की नई व्यवस्था लागू की जाती। संसद खुद को समाप्त करने के पक्ष में मतदान कर सकती थी और केंद्रीकृत लोकतांत्रिक सरकार की जगह क्षेत्रीय आयुक्तों की एक श्रृंखला को नियुक्त किया जा सकता था। ये वे मंत्री थे जिन्हें यूके के विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रण और मृत्यु दंड को मंजूरी देने की शक्ति मिलती थी। युद्ध पुस्तक और क्यू के अभिलेखागार में फाइलें हैं जिनमें मोटरवे बंद करने, खाद्य भंडार तैयार करने और युद्धकालीन प्रसारण लागू करने की जानकारी है। दस्तावेजों में भोजन व्यवस्था, बुनियादी खाद्य पदार्थों का बड़ा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता और किसानों को अपने पशुओं को विकिरण से बचाने के लिए दिशा निर्देश भी विस्तार से दिए गए हैं। युद्ध की ओर संक्रमण के लिए व्यापक आपूर्ति, भंडार और सुविधाएं स्थापित की जानी थीं। इसमें आपातकालीन भोजन उपकरण और देश भर के 65 बफर डिपो में रखे बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल थे ताकि बचे लोगों को भोजन मिल सके। अधिकांश यूटिलिटी कंपनियों ने युद्धकालीन भंडार रखा था। ब्रिटिश टेलीकॉम BT के पास आपातकालीन डिपो में केबल और पोल का भंडार था जिसे संचार नेटवर्क बहाल करने में इस्तेमाल किया जाता था। कई स्थानीय BT एक्सचेंजों में साइट पर स्टोर, खाना और आपातकालीन ईंटें थी जिससे अस्थायी फॉलआउट शेल्टर बन सकता था। ये सभी
यूके भर में स्थापित एक व्यापक और अत्यधिक मजबूत संचार अवसंरचना का हिस्सा थे। इस अवसंरचना में मजबूत सुविधाएं, भूमिगत बंकर, माइक्रोवेव टावर और आपातकालीन नेटवर्क थे जो परमाणु विनाशग्रस्त शहरों को बाईपास करने के लिए बनाए गए थे। योजनाएं इतनी दूर तक गई थी कि लंदन से कला के खजाने स्कॉटलैंड भेजने, अस्पतालों को केवल सबसे गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर खाली करने और पूरी तरह से सूचना नियंत्रण यानी सेंसरशिप तक की व्यवस्था की गई थी। वास्तव में, जैसा कि पूर्व सिविल सेवक सर डेविड ओमंड जो इस योजना में शामिल थे याद करते हैं, मेरा पसंदीदा उपाय जो हमेशा बहुत बहस का कारण बनता था वो था निजी पत्राचार के लिए सेंसरशिप की शुरुआत। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह ऐसी चीज थी जिसे मंत्री केवल अंत में ही लिखने के लिए सहमत होते जब यह स्पष्ट हो जाता कि युद्ध अनिवार्य है। हम इस पर लगातार बात कर सकते हैं। युद्ध पुस्तक में विवरण पर दिया गया ध्यान वास्तव में चौंका देने वाला है। बिल्कुल जैसे जैसे युद्ध की प्रकृति और यूनाइटेड किंगडम के सामने आने वाले खतरे वर्षों में बदलते गए, वैसे वैसे युद्ध पुस्तक भी बदलती गई। ओमन जैसे वरिष्ठ सिविल सेवक हर 2 साल में किताब पर आधारित अभ्यास करते थे, जिन्हें रोजाना आंतरिक ब्रीफिंग और राष्ट्रीय तैयारी योजनाओं जैसे भोजन व आश्रय सामग्री का भंडारण समर्थन देता था। युद्ध पुस्तक के उपायों को बनाए रखने, सुधारने और लागू करने की प्रक्रिया दशकों तक चली। युद्ध पुस्तक में दिए गए उपाय ब्रिटिश जीवन के रोजमर्रा के ताने बाने का हिस्सा बन गए और फिर बस यूं ही सोवियत संघ बिखर गया और यूके के लिए मुख्य खतरा लगभग अप्रासंगिक हो गया और इसके साथ ही युद्ध की तैयारी पर यूके का ध्यान भी चला गया। मुख्य आंकड़े यही कहानी बताते हैं। 1950 के दशक में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का लगभग 3% था। 2020 तक ये लगभग 12% हो गया था। इसके विपरीत रक्षा खर्च 1950 के दशक के मध्य में जीडीपी के लगभग 8% से घटकर आज लगभग 2.3% रह गया है। नतीजा तो सैन्य दृष्टिकोण से, जैसा कि वर्तमान यूके रक्षा सचिव जॉन हिली और उनके पूर्ववर्ती बेन वॉलेस द्वारा के गढ़े हुए वाक्यांश में कहे तो यूके की सशस्त्र सेनाओं को वर्षों की कम फंडिंग के कारण खोखला कर दिया गया है। अपने चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य ग्रह का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, एक ऐसा वर्चस्वशाली साम्राज्य जिसने दुनिया की 1/4 आबादी और 1/4 भूमि क्षेत्र पर शासन किया। ब्रिटिश नौसेना जो दुनिया भर में शक्ति प्रक्षेपित करने का मुख्य साधन थी, वह अगली 2 सबसे बड़ी नौसेनाओं के संयुक्त आकार से भी बड़ी थी। 1990 में यूनाइटेड किंगडम की नियमित सशस्त्र सेनाओं की कुल संख्या लगभग 3,05,000 से 3,11,000 कर्मियों की थी, न कि 1,50,000। इसके अलावा ये सेना 1980 की सेना के आधे आकार की नहीं थी, जिसकी संख्या लगभग 3,27,000 थी। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट ने पूरी सशस्त्र सेनाओं की संख्या को केवल ब्रिटिश आर्मी की संख्या से भ्रमित कर दिया है, जो 1990 में लगभग 1,52,000 थी। यूके को अब भी दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति माना जाता है, जो अमेरिका, रूस, चीन, भारत और दक्षिण कोरिया के बाद है। उसका परमाणु शस्त्रागार, वैश्विक ठिकानों का बड़ा नेटवर्क, अत्याधुनिक हथियारों की श्रृंखला और स्थायी सॉफ्ट पावर का मतलब है कि उसके पतन के बावजूद बहुत ही कम शक्तियां उससे मुकाबला कर सकती हैं। फिर भी आंकड़े पढ़ना सुखद नहीं है। 1980 के दशक में सेना के पास 1,000 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक थे। आज उसके पास लगभग 200 है, जिनमें से शायद आधे ही चालू हालत में है। तुलना के लिए रूस अब तक यूक्रेन में 4,300 से अधिक टैंक खो चुका है। रॉयल नेवी को डोनाल्ड ट्रंप से तीखे शब्द सुनने पड़े, जिन्होंने उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS क्वीन एलिजाबेथ को पुराने और बेकार खिलौने कहा। यूके के रक्षा मंत्री ल्यूक पोलार्ड ने ट्रंप के दावे को नकारते हुए कहा, हमारे पास मजबूत रॉयल नेवी है। ट्रंप की बात में कुछ सच्चाई है। कहा जाता है कि रॉयल नेवी में 40 एडमिरल्स है, जबकि युद्धपोत सिर्फ 13 है। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर 36 फाइटर जेट्स ले सकते हैं, लेकिन विमानों की कमी के कारण इनमें से किसी पर भी 18 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात नहीं किए गए हैं। अब शीत युद्ध के अंत से लेकर 2022 की शुरुआत तक कुछ गिने चुने हलकों को छोड़कर ब्रिटिश सशस्त्र बलों की कमजोरी औसत ब्रिटिश नागरिक के लिए कोई खास चिंता का विषय नहीं थी। अधिकांश लोग सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सेवाओं पर बड़े खर्च से खुश है, भले ही इसकी वजह से सेना संकुचित कही गई हो।
अब रूस के कमजोर होने और इस्लामी जिहादियों के हमले काबू में आने से ब्रिटिश सुरक्षा पर तात्कालिक खतरे लगभग खत्म हो गए थे। युद्ध पुस्तकों में की गई बारीक योजना को एक तरफ रख दिया गया और उस पर धूल जमने लगी और युद्धकालीन लचीलेपन को विकसित करने का विचार सार्वजनिक और निजी चर्चाओं से लगभग गायब हो गया। दशकों तक बड़ी मेहनत से तैयार की गई, बार बार अभ्यास और संशोधित की गई बारीक तैयारियों ने यूके को संघर्ष के लिए सबसे अच्छी तरह तैयार देशों में से एक बना दिया था। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। शांति का समय आ गया था और ऐसा लग रहा था कि अब यह हमेशा के लिए रहेगा, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे रूसी खतरे की छाया फिर ब्रिटिश द्वीपों पर पड़ी। युद्ध के दौरान यूके निश्चित रूप से यूक्रेन के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक रहा है। फरवरी 2022 से फरवरी 2026 तक यूके ने यूक्रेन को कम से कम 21.8 अरब पाउंड देने का वादा किया है, जिसकी कीमत लगभग 29.5 अरब डॉलर है। उसमें से लगभग 60% यानी 17.6 अरब डॉलर सीधी सैन्य सहायता रही है और इसके अलावा हर साल 4.06 अरब डॉलर 2030-31 तक या जितना समय लगे देने का वादा किया गया है। यूके ने ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के तहत यूके में 62,000 से अधिक यूक्रेनी कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया है। जून 2025 में युद्ध क्षेत्र तकनीक साझा करने का समझौता हुआ और यूक्रेन ब्रिटेन की कंपनियां संयुक्त रूप से यूक्रेन के लिए ड्रोन उत्पादन बढ़ा रही हैं। यूक्रेनी कंपनी स्काइटन और यूके की प्रीवेल पार्टनर्स के बीच साझेदारी का उद्देश्य प्रीवेल की यूके स्थित सुविधाओं में स्काइटन के युद्ध परीक्षित रेबर ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाना है। यूके यूक्रेनी संयुक्त प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत ऑक्टोपस 100 इंटरसेप्टर ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन यूके के मिल्डेन हॉल में नई फैक्ट्री में जनवरी 2026 में शुरू हुआ। यह सुविधा, जिसे यूक्रेनी निर्माता यूक्रा स्पेक सिस्टम्स यूके द्वारा संचालित किया जाता है, प्रति माह हजारों ड्रोन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है। जनवरी 2026 में परीक्षण के लिए यूक्रेन भेजे गए पहले ड्रोन की सफल उड़ानें रिपोर्ट हुई थीं। क्या आप हर सैन्य समाचार चैनल पर वही कहानियां और घिसा पिटा विश्लेषण देखकर थक गए हैं? तो यह द मिलिट्री शो में हम गहराई से पड़ताल करते हैं, कहानियों को संदर्भ में रखते हैं और समझाते हैं कि वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप जान सके क्या हो रहा है और क्यों। अब जिस उच्च स्तर की सैन्य भागीदारी का हमने अभी उल्लेख किया है और यूके द्वारा यूक्रेन को दी गई राजनयिक, वित्तीय और मानवीय सहायता की विशालता का जिक्र न भी करे, तो भी यह हैरानी की बात नहीं है कि रूसियों ने इस सब को लेकर काफी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। रूस की यूके को लेकर चिंताएं अब पागलपन की हद तक पहुंच गई हैं। जून 2025 में यूक्रेन के साहसी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद रूस के यूके में राजदूत आंद्रेई केलिन ने यूके पर रूसी सामरिक हवाई अड्डों पर बहुमोर्चीय हमले के आयोजन में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने स्काई न्यूज को बताया कि ऑपरेशन की सफलता के लिए उन्नत भूस्थानिक डेटा चाहिए था, जो सिर्फ अमेरिका और यूके के पास है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन यूके ने नहीं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि लंदन और ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन के सहयोग में कितने गहराई से शामिल हैं। कुछ महीनों बाद रूस की SVR खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि यूके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध भड़काने वाला है और ट्रंप की शांति वार्ता को कमजोर कर रहा है। अब वक्त है उन्हें बेनकाब करने और एल्बियन व उसकी एलिट को संदेश देने का। उन्होंने धमकी दी, तुम सफल नहीं हो पाओगे। रूस की इस बढ़ती आक्रामक बयानबाजी के साथ साथ पूरे यूरोप और यूके में रूसी ग्रे वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर ऑपरेशनों की खबरें भी बढ़ रही हैं। इनमें साइबर हमले, आर्थिक दबाव, गलत सूचना अभियान, ड्रोन घुसपैठ, तोड़फोड़ और बुनियादी ढांचे में बाधा शामिल हैं। यूके ने रूस पर गुप्त पनडुब्बी ऑपरेशन का आरोप लगाया, जिससे उसकी समुद्र के नीचे केबल्स और पाइप्स को खतरा हुआ। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली के अनुसार यह ऑपरेशन 1 महीने से अधिक चला, हालांकि अंततः कोई केबल क्षतिग्रस्त नहीं हुई। यूके ने सहयोगियों के साथ मिलकर एक अकुला क्लास और 2 गुगी निगरानी पनडुब्बियों सहित 3 रूसी पनडुब्बियों की
हर मील की तैनाती पर नजर रखी। रूस के ओलेन्या बंदरगाह से 3 जहाजों के निकलने की एक सैटेलाइट तस्वीर के अलावा जो कथित तौर पर ब्रिटिश जल क्षेत्र की ओर जा रहे थे, इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। रूस ने इस दावे को न तो विश्वास करने योग्य और न ही सत्यापित करने योग्य बताते हुए खारिज कर दिया, जो कि जाहिर तौर पर इसका असली मकसद भी है। अगर इसे अलग थलग देखे तो उनकी बात में दम है, पर यह अकेली घटना नहीं है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में संभावित या वास्तविक रूसी तोड़फोड़, साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ और इसी तरह के हाइब्रिड युद्ध के उकसावे की घटनाएं निश्चित रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यूरोपीय और ब्रिटिश अधिकारियों की बढ़ती संख्या ने खुद को यह मानने के लिए मना लिया है कि एक बार रूस यूक्रेन में निपट लेता है तो वह अपनी आक्रामक मंशा नेटो की ओर मोड़ देगा। यूक्रेन युद्ध बढ़ने के साथ ही ये चेतावनियां और ज्यादा गंभीर व बार बार होने लगी है। जनरल सर राउली वॉकर, ब्रिटिश सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख, ने मई 2025 में चेताया था कि नाटो के लिए खतरा वास्तविक है और भावी रूसी आक्रामकता की तैयारी के लिए समय कम है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की नई नियुक्त प्रमुख ब्लेज मेट्रोवेली ने दिसंबर 2025 में अपने पहले सार्वजनिक भाषण में रूस को आक्रामक, विस्तारवादी और संशोधनवादी बताया और यह कहा कि पुतिन यूक्रेन को अधीन करना और नाटो को परेशान करना चाहते हैं। नाइटिन ने दिसंबर 2025 में कहा था कि स्थिति उनके करियर में अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने बढ़ती अनिश्चितता और खतरे के बीच रक्षा के लिए पूरे समाज की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और यह बताया कि रूस के किसी नाटो देश पर आक्रमण करने की संभावना बढ़ गई है। अब युद्धकालीन कार्य योजना को फिर से सक्रिय करना उस आह्वान को हकीकत बना देता है। यूके ने अपनी सशस्त्र सेनाओं में सुधार के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। उन्हें जल्द युद्धकालीन स्थिति में लाने के प्रयास हो रहे हैं और रक्षा खर्च बढ़ रहा है। सर कीर स्टारमर की सरकार ने 2027 तक GDP का 2.7% रक्षा खर्च के रूप में बढ़ाने का वादा किया है, जो कुल मिलाकर लगभग 270 अरब पाउंड या 365 अरब डॉलर होगा। इसके बाद अगले संसद में इसे बढ़ाकर 3% किया जाएगा और 2035 तक 3.5% तक पहुंचाया जाएगा। एक नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का अनावरण किया गया है, जिसमें रूस को यूके के लिए मुख्य खतरे के रूप में दर्शाया गया है और एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय रक्षा निवेश योजना का कई मामलों में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सैन्य मोर्चे पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध के लिए सिर्फ सेना नहीं, बल्कि देश, सरकार, व्यापार और आम लोग भी तैयार रहे, क्योंकि इसका असर सभी पर पड़ता है। अगर यूके सेना मानती है कि वह युद्ध को तैयार नहीं, तो ब्रिटिश समाज और भी अप्रस्तुत है। इसी कारण नई युद्ध पुस्तिका अहम कदम है। ये रक्षा केंद्रित रुख से लचीलापन केंद्रित रुख में बुनियादी बदलाव का संकेत है, जिसके दूरगामी प्रभाव हैं। रक्षा का मतलब है खतरों को रोकने की कोशिश करना, जबकि लचीलापन मानता है कि कुछ खतरे आएंगे ही और उनका सामना करके उनसे उबरने पर ध्यान देता है। शीत युद्ध की किताबों में 2 मुख्य खतरे बताए गए, परमाणु युद्ध और रूसी सेनाओं द्वारा ब्रिटेन पर वास्तविक आक्रमण। इसलिए लचीलापन बढ़ाने के उपाय इन्हीं खतरों पर केंद्रित थे। आज की युद्ध संबंधी किताब को पूरी तरह से नए प्रकार के खतरों का मुकाबला करना होगा, जिनमें साइबर युद्ध, समुद्र के नीचे संचार केबलों को काटना और लंबी दूरी के ड्रोन व मिसाइल झुंडों द्वारा हमले शामिल हैं। नाइटन के अनुसार यह नया दृष्टिकोण पावर स्टेशन और जल आपूर्ति जैसी अहम राष्ट्रीय अवसंरचना की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा, जल, बिजली या परिवहन अवसंरचना के नवीनीकरण पर विचार करते समय हमें मिश्रित खतरे और युद्ध की दहलीज पार करने वाली दुश्मन की कार्रवाई की आशंका भी ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए हमें खुद को शिक्षित करने और जनता को इन खतरों के बारे में समझाने की जरूरत है। साथ ही यह भी बताने की जरूरत है कि वे देश का समर्थन करने और संभवतः सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लचीलापन विकसित करते समय अलग विकल्प और प्राथमिकताएं चुननी पड़ती है। इस बयान से संकेत है कि यूके में लचीलापन बढ़ाने के लिए जीवन में कुछ बदलाव जरूरी हैं, जिन्हें कई लोग मुश्किल मान सकते हैं। देखना होगा क्या नई युद्ध पुस्तिका भी पूर्ववर्तियों जैसी व्यापक है। शायद AI और आधुनिक तकनीकें उस समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया को
सरल बना सकती है। नई योजना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के साथ रक्षा व ऊर्जा क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकती है। जैसे पिछले संस्करणों में था, वैसे ही उद्योग और सरकार के बीच अधिक समन्वय जरूरी होगा। और अधिक विवादास्पद बात यह है कि रिजर्व और मोबिलाइजेशन ढांचे को लगभग निश्चित रूप से संशोधित करने की आवश्यकता होगी। अनिवार्य सैन्य सेवा पर विचार किया जा सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही सूचना नियंत्रण और सेंसरशिप भी बढ़ेगी। रूस में टेलीग्राम को मॉस्को द्वारा ब्लॉक करने पर जनता में भारी आक्रोश है, जिससे साफ है कि युद्ध के समय भी ऐसे कदम लोगों को पसंद नहीं आते। सबसे अहम बदलाव मानसिक है। वॉर बुक को फिर से लागू करने के साथ यूनाइटेड किंगडम सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, कई मायनों में यह 21वीं सदी में सुरक्षा का मतलब ही फिर से परिभाषित कर रहा है। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम इस नए बहुस्तरीय वैश्विक खतरे के माहौल के अनुसार खुद को ढालने में अकेला नहीं है। स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी ने नागरिकों को भोजन, पानी और दवाइयों का भंडारण करने की सलाह देने वाली आपातकालीन गाइड जारी की है। फ्रांस 30 पेज का नया नागरिक रक्षा मैनुअल जारी करने जा रहा है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि यह युद्ध से जुड़ा नहीं है। जर्मनी ने आपातकालीन तैयारी की सिफारिशें अपडेट कर लोगों को 10 दिन का जरूरी सामान जमा करने की सलाह दी है। पोलैंड ने सीमा पर बैरिकेड्स और स्कूलों में आग्नेय अस्त्र प्रशिक्षण शुरू किया है। लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे देश बड़े सैन्य व चिकित्सा आपातकालीन अभ्यास कर रहे हैं, अस्पतालों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण चिकित्सीय सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। यूके की वॉर बुक जैसी पहल कुछ ही देशों ने की है, पर यूरोप में रक्षा मॉडल तेजी से बदल रहा है, जिसमें युद्ध अब घटना नहीं बल्कि एक स्थिति बन गया है। फ्रंट लाइन कोई स्थान नहीं बल्कि एक प्रणाली है, जिसमें केवल सैनिक नहीं बल्कि पूरा समाज शामिल है। यही सब कुछ बदलता है, क्योंकि जब देश अपनी सोच बदलता है तो वह वापस नहीं जाता। अगर आप यूके के बड़े शहर में रहते हैं और रूस से युद्ध की चिंता कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। तैयारी का मतलब जरूरी नहीं कि युद्ध होगा। जैसा कि लैटिन कहावत है, सीविस पाचेम पारा बेल्लुम। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी करें। यूके और अन्य यूरोपीय देश रक्षा और लचीलेपन को लेकर गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि वे तुरंत युद्ध की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय जितने सबूत रूस के हमले की चेतावनियों को रक्षा अनुबंधों से प्रेरित बताते हैं, उतने ही रूस की असली मंशा के भी हैं। युद्ध आसन्न हो सकता है या हो भी नहीं सकता। लचीलापन बढ़ाने के लिए युद्ध पुस्तिका को दोबारा देखना दिखाता है कि यूनाइटेड किंगडम अब शांति को स्थिर या भरोसेमंद नहीं मानता। दुनिया में बढ़ते तनाव और सैन्य झड़पों को देखकर इसका उल्टा मानना मूर्खता होगी। जब कोई शक्तिशाली देश जैसे यूनाइटेड किंगडम स्थिरता को स्वाभाविक मानना छोड़ देता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है और वह लचीलापन अपनाता है। स्पेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो 4 सालों से पुतिन की सेनाओं को यूक्रेन में तबाही मचाते देख रहा है और पूरे युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करता रहा है। अब स्पेन ने एक करारा झटका दिया है। अपने नवीनतम सहायता पैकेज के साथ स्पेन ने यूक्रेन को ठीक वही चीजें दी हैं जिनकी उसे रूसी हवाई खतरे से निपटने और जमीन पर अपने जवाबी हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरत थी। पुतिन अब पूरी तरह बेबस हो गए हैं और इसका कारण ये है कि स्पेन यूक्रेन को वही चीजें दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। ये खबर 22 अप्रैल को सामने आई थी। स्पेन यूक्रेन को 100 वार्मटैक बख्तरबंद टैक्टिकल वाहन देने जा रहा है। साथ ही 155 मिमी तोप के गोले की अज्ञात मात्रा भी भेजी जाएगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मई में शुरू होने वाली इस शिपमेंट की घोषणा की। ये घोषणा रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव और स्पेन की मार्गरीटा रोब्लेस की बैठक के बाद प्रेस विज्ञप्ति में की गई। यूक्रेनी पक्ष ने 2026 में 1 अरब यूरो सहायता के लिए स्पेन को धन्यवाद दिया। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने यूक्रेन की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों के उपयोग पर चर्चा की, ये बताते हुए कि 2026 के अंत तक यूक्रेन की मदद के लिए स्पेन कितना खर्च करेगा। 1 अरब यूरो लगभग 1.15 अरब डॉलर के बराबर है। इसका मतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण सहायता पैकेज है, चाहे वो यूक्रेन को मिलने वाले उपकरणों के लिहाज से हो या स्पेन द्वारा इसमें डाले गए पैसे के लिहाज से। रोब्लोस ने पुतिन और उनकी सेना पर और भी तीखी टिप्पणी की। प्रावदा के अनुसार अप्रैल के अंत तक 9,000 से अधिक सैनिकों को स्पेनिश सेना प्रशिक्षित करेगी।
उन्होंने पुतिन को लेकर भी एक बहुत ही सीधा संदेश दिया कि स्पेन इन कदमों के जरिए क्या कर रहा है। यह सहयोग हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की रक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाता है। पुतिन, तुमने काफी वक्त अपनी किस्मत आजमाई, अब यूक्रेन छोड़ने का वक्त है। यहीं से मामला पुतिन के लिए गंभीर हो जाता है। स्पेन मई से जो हथियार देगा वे सिर्फ उसके बचे खुचे भंडार से नहीं है। ये वे हथियार और वाहन हैं जिनकी यूक्रेन को बहुत खास खतरों का जवाब देने के लिए जरूरत है, यानी इन्हें यूक्रेन के लिए बहुत सोच समझकर चुना और तैयार किया गया है। जब हम वैमटैक के बारे में विस्तार से बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी हम उस युद्ध के पहलू का संकेत दे देते हैं जिसमें यह वाहन सबसे ज्यादा चमकेगा। फ्योदोरोव और रोब्लेस की मुलाकात से पहले स्पेन ने यूक्रेन को एक और खेप भेजी। 30 मार्च को खबर आई कि स्पेन ने 5 पैट्रियट PAC-2 इंटरसेप्टर मिसाइलें भेजी हैं, जिनकी कीमत $3-4 मिलियन प्रति पीस है। ये तब हुआ जब यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल आपूर्ति में कमी से जूझ रहा था, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद उन मिसाइलों की बढ़ती मांग के कारण पैदा हुई थी। स्पेन ने यूक्रेन को अपनी आर्टिलरी यूनिट से मिसाइल ट्रांसफर कर एयर डिफेंस का अस्थायी समाधान दिया। 100 वैमटैक वाहनों के साथ स्पेन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस में बड़ा योगदान दिया। हमारा वैमटैक को एक बख्तरबंद टैक्टिकल वाहन के रूप में वर्णन करना वास्तव में इस उपकरण की क्षमताओं के साथ पूरा न्याय नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों है, समझने के लिए हमें यूक्रेन द्वारा हवाई सुरक्षा में इस्तेमाल एक और उपकरण जानना होगा। यूके में बना रैपिड रेंजर युद्ध के दौरान यूक्रेन में अहम भूमिका निभा रहा है। ये मोबाइल स्वचालित प्लेटफॉर्म ड्रोन जैसी हवाई खतरों को करीब से मार गिराने के लिए बना है और तैनाती पर 360 डिग्री स्थिति की जानकारी देता है। ये मॉड्यूलर भी है। यूनाइटेड ट्रॉबिस मीडिया के अनुसार रैपिड रेंजर को कई रडार प्रणालियों से लैस किया जा सकता है, जिससे यह स्वतंत्र या वायु रक्षा नेटवर्क में काम कर सकता है। साथ ही इसमें पैनोरामिक इंफ्रारेड सेंसर लग सकता है, जिससे यह रैपिड रेंजर की 15 किलोमीटर या 9.3 मील की मानक रेंज से भी आगे तक लक्ष्य पहचान सकता है। रैपिड रेंजर लक्ष्यों को मार गिराने के लिए मार्टलेट LMM मिसाइलें भी इस्तेमाल करता है। ये मिसाइल 7 किलोमीटर या 4.3 मील तक की दूरी पर आने वाले खतरे को निशाना बना सकती है, और ये सीधा निशाना साधने के लिए इंफ्रारेड और लेजर गाइडेंस का संयोजन इस्तेमाल करती है। यह तब भी लागू होता है जब लक्ष्य की थर्मल सिग्नेचर कम हो, जैसे रूस के स्ट्राइक ड्रोन में होता है। यूक्रेन के पास कई मिसाइलें हैं। उसे अक्टूबर में तय समय से करीब 6 महीने पहले ही सैकड़ों मिसाइलें मिल गईं और आगे भी यूके से सैकड़ों मिलने की संभावना है। यह सब तो बढ़िया है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका वैमटैक से क्या लेना देना है? यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट की एक लाइन सब स्पष्ट करती है। आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेवा में रैपिड रेंजर यूनिट्स को स्पेन के URO वैमटैक टैक्टिकल वाहनों पर लगाया जाता है, जो 135 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से बड़ी दूरियों तक तेजी से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। और इसी तरह सब समझ में आ जाता है। स्पेन ने यूक्रेन को सिर्फ कोई साधारण वाहन नहीं दिए, ये 100 ऐसे वाहन देने जा रहा है जो युद्ध में साबित हो चुके हैं और यूक्रेन द्वारा रूस के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणालियों में से एक के साथ पूरी तरह से अनुकूल हैं। यूके वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइलें देता है, जबकि स्पेन की मिसाइलें इससे पुतिन के हवाई हमलों के खिलाफ बेहद शक्तिशाली बनाती हैं। ये पुतिन के लिए बड़ा दोहरा वार है, जिसे उन्हें पहले ही भांप लेना चाहिए था। यही सहयोग और सिस्टम एकीकरण है जिसकी हमें उन 2 नेटो साझेदारों से उम्मीद है जो यूक्रेन को पुतिन की तानाशाही से लड़ने में मदद करना चाहते हैं। आइए वैमटैक पर ध्यान केंद्रित करें। यूके निश्चित रूप से स्पेन के इस वाहन की अहमियत को पहचानता है। अगस्त 2025 में आर्मी रिकॉग्निशन ने बताया कि यूके ने जुलाई 2024 में स्पेन से और वैमटैक खरीदने की योजना बनाई थी। क्यों? ताकि वो रैपिड रेंजर एयर डिफेंस सिस्टम्स लोड कर सके, जैसा यूक्रेन अभी कर रहा है। वैमटैक इस काम के लिए उपयुक्त 4x4 वाहन है, जिसे विभिन्न जमीन पर अधिकतम गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है, और यह अमेरिकी हुम्बी जैसा है। वैमटैक को 90 के दशक के अंत में पेश किया गया था और समय के साथ इसमें कई अपडेट हुए हैं, जिससे इसकी मॉड्यूलैरिटी साबित होती है कि उपयोगकर्ता इसे अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। जिस वाहन को पहले सैनिकों के परिवहन, विशेष अभियानों और टोही के लिए बनाया गया था, वो अब वायु रक्षा दैत्य बन गया है, जिसमें LMM या HVM मिसाइल दागने वाले सिस्टम लगाए जा सकते हैं। और वैमटैक का इस्तेमाल सिर्फ वायु रक्षा के लिए ही नहीं होता, ये वाहन हथियारों के मामले में बेहद बहुमुखी है। रैपिड रेंजर और इसी तरह की वायु रक्षा प्रणालियों के अलावा वैमटैक में 7.62 मिमी मशीन गन, 40 मिमी ग्रेनेड लॉन्चर, 81 मिमी मोर्टर या 106 मिमी रिकॉयललेस राइफल भी लगाई जा सकती है।
यूक्रेन इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें लगा सकता है, जिससे ये मोबाइल टैंक किलर बन जाता है, जो रूस के टैंकों के चारों ओर तेजी से घूमते हुए उन पर शक्तिशाली विस्फोटक बरसाकर उन्हें खत्म कर सकता है। गतिशीलता की बात करें तो हमने पहले ही बताया है कि वैमटैक अधिकतम 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, जो लगभग 84 मील प्रति घंटा है। ये बख्तरबंद वाहन तेज है और इसका गैस टैंक 600 किलोमीटर या 372 मील की रेंज देता है, जो वायु रक्षा के लिए अहम है। इसका मतलब है कि एक वैमटैक जिसमें रैपिड रेंजर लगा हो, उसे किसी स्थान पर भेजा जा सकता है, वहां अपने मिसाइल दाग सकता है और फिर मीलों दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वही काम दोहरा सकता है। बर्फ, कीचड़, रेत और पथरीली जमीन भी वैमटैक को नहीं रोक सकती। ये आसानी से भाग सकता है या अगले स्थान पर जा सकता है, बिना इस चिंता के कि कहीं वो किसी ऐसी चीज में फंस जाए जिससे वो रूसी जवाबी कार्रवाई के लिए असुरक्षित हो जाए। हैरानी की बात यह है कि ये और बेहतर हो जाता है और वैमटैक 70% की ढलान पर भी चढ़ सकता है। ये सामान्य रूप से 750 मिमी गहराई वाले पानी को पार कर सकता है या विशेष तैयारी के साथ 1500 मिलीमीटर तक की गहराई वाले पानी को भी पार कर सकता है। ये करीब 5 फीट पानी है जो इस स्पेनिश वाहन को नहीं रोक सकता। हमारा कहना बहुत सीधा है, स्पेन यूक्रेन को ऐसे 172 बंद वाहन देगा जो उसके सहयोगियों के पास उपलब्ध सबसे बहुमुखी वाहनों में गिने जाते हैं। 155 मिलीएमई के तोपखाने के गोलों को मत भूलिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय या स्पेन की नई सहायता रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि यूक्रेन को कितने राउंड्स मिलेंगे। ये राउंड्स यूक्रेन के पास मौजूद कई पश्चिमी आर्टिलरी सिस्टम्स और खुद विकसित बोदाना सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के साथ संगत हैं। हम फिर एकीकरण और सहयोग देख रहे हैं। पहले यूके की एयर डिफेंस सिस्टम्स स्पेनिश वाहनों के साथ थीं, फिर स्पेनिश आर्टिलरी राउंड्स यूक्रेनी आर्टिलरी सिस्टम्स के साथ। यहां हम जो देख रहे हैं वो स्पेन और यूक्रेन के बीच एक ऐसे रिश्ते को मजबूत होते देखना है जो पहले से ही बहुत मजबूत था। मौजूदा नींव पर आगे निर्माण हो रहा है, लेकिन पहले समझना होगा कि ये ताज़ा डिलीवरी यूक्रेन को युद्ध में क्या देती है। और उससे पहले ये आपका त्वरित रिमाइंडर है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम मानते हैं कि वैमटैक यूक्रेन के लिए तब उपयोगी होगा जब वो रूस की हवाई चुनौती का सामना करेगा। इसकी उपयोगिता आंकड़ों को देखकर समझी जा सकती है। सिर्फ मार्च महीने में ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट किया कि रूस ने उसकी सीमा में 6462 ड्रोन और 138 तरह की मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने इनमें से ज्यादातर प्रक्षेपास्त्रों को रोकने में शानदार काम किया। 5833 ड्रोन और 102 मिसाइलें यूक्रेन की फायर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से गिरा दी गईं। रूस के मार्च में हुए सभी हमलों में 24 मार्च का हमला सबसे भयानक था। उस दिन 948 ड्रोन और 34 मिसाइलों ने यूक्रेन के आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। मार्च कोई एक बार की घटना नहीं थी। यूक्रेन पर हमले के दौरान हमने देखा है कि रूस ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। 2025 वो समय लगा जब पुतिन का हवाई अभियान यूक्रेन के लिए बुरे से सचमुच भयावह स्तर पर पहुंच गया। 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान रूस के हवाई हमलों में इस्तेमाल होने वाले प्रोजेक्टाइल्स की संख्या धीरे धीरे औसतन 50 से 100 के बीच से बढ़कर लगभग 200 के करीब पहुंच गई। फिर गर्मी का मौसम आया और ड्रोन और मिसाइल अभियान और भी ज्यादा खराब हो गया। जून में कुछ एक ही दिन के हमलों में प्रोजेक्टाइल्स की संख्या करीब 500 तक पहुंची। जुलाई से रूस ने 600 से ज्यादा ड्रोन और कुछ हमलों में 700 से अधिक प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल कर कई हमले किए। रूस ने हवाई अभियान तेज किया है। ये अब ज्यादा शाहिद टाइप ड्रोन और डिकॉय बना रहा है और अपने बड़े ड्रोन झुंडों को मिसाइलों के साथ जोड़कर यूक्रेन की वायु रक्षा को अभिभूत करने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर वायु रक्षा प्रणालियों से लैस वैमटैक्स जैसे वाहन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन वाहनों द्वारा यूक्रेन को मिलने वाली गतिशीलता और मारक क्षमता का संयोजन देश को अपनी वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की अनुमति देता है, खासकर ऐसे समय में जब पुतिन हवाई हमलों पर निर्भर नजर आ रहे हैं, ताकि यूक्रेन के पीछे के हिस्से को कमजोर किया जा सके और रूस युद्ध के मैदान पर हुए नुकसान का फायदा उठा सके। ये सब युद्धकालीन गणित का सीधा सा मामला है। जितने कम ड्रोन्स और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों, बुनियादी ढांचे और पीछे के इलाकों की रसद व्यवस्था पर आकर लगेंगी, उतनी ही मजबूत रक्षा यूक्रेन रूस के जमीनी हमलों के खिलाफ कर सकेगा। इस वैमटैक पैच से पहले भी यूक्रेन की वायु रक्षा कमजोर नहीं थी। यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र यानी सेपा के 13 अप्रैल के लेख के अनुसार यूक्रेन की वायु रक्षा पहले से ही विश्व स्तरीय है और लगातार बेहतर हो रही है। इंटरसेप्टर ड्रोन की तैनाती से यूक्रेन की रूस के शाहिद टाइप स्ट्राइक ड्रोन से निपटने की क्षमता बढ़ी है।
रूस के FPV ड्रोन और अन्य मानव रहित वाहनों पर भी इनका असर पड़ा है, जिससे यूक्रेन ने मार्च में 33,000 लक्ष्यों को मार गिराने का दावा किया। सेपा के अनुसार यूक्रेन की इंटरसेप्शन दर में लगातार सुधार हो रहा है। 2025 की शरद ऋतु में कुछ महीनों में रूस के 19% ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए थे। मार्च तक ये औसतन 8% रह गई थी। यूक्रेन का लक्ष्य है कि वो स्तरित वायु रक्षा प्रणाली से रूस के कम से कम 95% ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में रोक दे। रैपिड रेंजर वायु रक्षा प्रणाली से लैस वार्मटैक इस स्तरित दृष्टिकोण में फिट बैठता है। ये शॉर्ट रेंज ड्रोन किलर उन रूसी ड्रोन को खत्म कर सकता है जो इंटरसेप्टर व अन्य रक्षा प्रणालियों से बच जाते हैं। यूक्रेन के लिए जितने ज्यादा विकल्प हो सकें, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। यूक्रेन अपने 100 नए वार्मटैक्स को कई हथियारों से लैस कर सकता है, जिससे ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि विभिन्न जमीनी अभियानों के लिए उपयोगी बनते हैं। जमीनी अभियानों में स्पेन से यूक्रेन को मिले तोप के गोले उपयोगी हैं। वो गोला बारूद यूक्रेन की दो तरह से मदद करता है। उसकी किल जोन रक्षा रणनीति को मजबूत करता है और उसे अपनी जवाबी हमला करने में सहायता करता है। इस चैनल पर यूक्रेन के किल जोन पर काफी चर्चा हो चुकी है। मीलों तक फैले हुए किल जोन, जमीन आधारित रक्षा जैसे कि कांटेदार तार, बारूदी सुरंगें और टैंक रोधी खाइयों को मिलाते हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में उड़ते FPV ड्रोन की लगातार धमकी बनी रहती है, जो किसी भी रूसी सैनिक को ढूंढते हैं जो बेवकूफी में किल जोन में घुस जाएं। स्वाभाविक है, कोई भी समझदार रूसी कमांडर, और युद्ध में ऐसे अब बहुत कम बचे लगते हैं, अपने सैनिकों को इन किल जोन से बचने का आदेश देगा। यही यूक्रेन चाहता है। उसने जमीन पर सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाईं ताकि रूसी सैनिक खास रास्तों से होकर खुले इलाकों और घात वाली जगहों तक जाएं। आगे क्या होता है? ड्रोन और तोपों की गोलाबारी बरसती है जो रूसी सैनिकों और उनके बख्तरबंद वाहनों को बुरी तरह चीर देती है। यूक्रेन के पास यह रणनीति जारी रखने को पर्याप्त ड्रोन है। देश का लक्ष्य है कि सिर्फ 2026 में ही 70 लाख ड्रोन बनाए जाएं। यह यूरोप के कई देशों के साथ उसकी साझेदारियों के साथ मिलकर उन घात वाले स्थानों पर बिना पायलट वाले हवाई खतरे को ऊंचा बनाए रखेगा जिन्हें यूक्रेन बनाता है। यूक्रेन को जितने ज्यादा तोप के गोले मिल सकते हैं उतने चाहिए, ताकि वो अपनी घात को जितना संभव हो सके उतना घातक बना सके। स्पेन की नई सहायता खेप उस गोला बारूद आपूर्ति श्रृंखला में जाती है जिसे चेक पहल और यूक्रेन के घरेलू तोपखाने उत्पादन से समर्थन मिल रहा है। फिर यूक्रेन का पलटवार भी है। फरवरी में रूस ने स्टारलिंक की पहुंच खोने के बाद से यूक्रेन की जमीनी सेना ने देश के दक्षिण में जवाबी हमले शुरू किए हैं, जिनमें उन्होंने बड़े पैमाने पर इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लिया है। अप्रैल की शुरुआत में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि यूक्रेन ने 12 बस्तियां और 480 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 185 वर्ग मील क्षेत्र फिर से कब्जे में लिया है। यूक्रेन ने मोर्चे की रेखाओं के आगे फैले ग्रे जोन में संचार अव्यवस्था का फायदा उठाकर ये उपलब्धि पाई। ड्रोन द्वारा समर्थित सर्च एंड डिस्ट्रॉय दस्ते उन रूसी घुसपैठियों को खत्म कर रहे हैं जिनका पहले से ही उस क्षेत्र पर कमजोर नियंत्रण था जिसे उन्होंने कब्जा किया था। जहां तक रूस की मजबूत रक्षा व्यवस्था की बात है तो तोपखाना इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन को किसी रूसी ठिकाने पर संयुक्त तोपखाना और ड्रोन हमला करने के लिए सिर्फ एक टोही ड्रोन द्वारा उस ठिकाने का पता चलना ही काफी है, जिससे उसे सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। ऐसे हमलों के लिए फिर से गोला बारूद चाहिए। स्पेन ने वार्मटैक्स और गोला बारूद यूक्रेन को दिए हैं, जिससे यूक्रेन को रूस से इलाका वापस पाने में मदद मिल सकती है, जबकि पुतिन अपनी विफल वसंत आक्रामकता जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पुतिन बहुत गुस्से होंगे। रूस की असली समस्या ये है कि स्पेन का ताजा दान दिखाता है पुतिन की यूक्रेन और पश्चिमी साझेदारों में फूट डालने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार फेदोरोव और रुब्लास के बीच हुई बैठक से जुड़ी अन्य बातें दोनों देशों द्वारा अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता से संबंधित हैं, जिसमें खासतौर पर एयर डिफेंस और दूरमारक गोला बारूद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों देशों ने यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा को प्राथमिकता के रूप में पहचाना है, और इसका मतलब है कि वार्मटैक्स, जो यूक्रेन की एयर डिफेंस में मदद कर सकते हैं, स्पेन द्वारा प्रदान की जाने वाली एकमात्र चीज नहीं है। क्या आपको वे 5 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें याद हैं जिनका हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था? आरबीसी यूक्रेन के अनुसार स्पेन अब यूक्रेन के साथ मिलकर जितने संभव हो सकें उतने पेट्रियट सिस्टम्स की आपूर्ति पर काम कर रहा है। साथ ही यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों के एकीकरण पर भी काम कर रहा है। फेडोरोव ने आगे कहा कि यूक्रेन के लिए नाटो देशों को अमेरिकी हथियार खरीदने में सक्षम बनाने के लिए जो पर्ल मैकेनिज्म स्थापित किया गया था, वो इन प्रयासों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। स्पेन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि पुतिन की आक्रामकता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यूक्रेन के साथ मिलकर काम करना है। अगस्त 2025 में स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस ने सब स्पष्ट किया।
यूक्रेन की सबसे अच्छी सुरक्षा गारंटी है उसकी सेना को मजबूत करना, क्योंकि वही आज सुरक्षा, संप्रभुता और स्वतंत्रता दे रही है। और यही हम कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना को सैन्य उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूक्रेनी सेना यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देने में सक्षम हो, अल्बारेस ने कहा। उनके बयान से लगता है कि स्पेन मानता है कि यूक्रेन रूस की सेना के खिलाफ यूरोप की पहली रक्षा पंक्ति है और रूस की नजरें यूरोप के अन्य हिस्सों पर भी हैं। अगर यूक्रेन हारता है तो नेटो को समस्या होगी। अभी यूक्रेन को सहायता देने का मतलब है कि रूस बाकी यूरोप में आगे नहीं बढ़ सकता। 18 मार्च पर आते आते यूक्रेन और स्पेन के बढ़ते संबंधों के और सबूत मिले। यूक्रेन ने स्पेन के साथ 5 नए द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर की घोषणा की, जिनमें संयुक्त रक्षा उत्पादन, रेलवे आधुनिकीकरण और वित्तीय सहयोग शामिल हैं। पुतिन ये सब नहीं देखना चाहते। उनका आक्रमण इसलिए था कि जब रूस यूक्रेन में आगे बढ़ रहा था, यूरोप में अफरा तफरी और अराजकता फैल जाए। इसके बजाय पुतिन सिर्फ यूक्रेन को और मजबूत बनाने में ही सफल हुए हैं, चाहे वो सैन्य रूप से हो या एक शक्तिशाली भू राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उसकी स्थिति के लिहाज से। स्पेन से मिली ताजा सहायता युद्ध क्षेत्र पर बड़ा असर डालेगी। पुतिन को असली चिंता इस मदद के पीछे छिपे संदेश से होगी। स्पेन अब भी यूक्रेन का सहयोगी है और रूस इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। यूक्रेन और स्पेन के मजबूत होते संबंध यूक्रेन और यूरोपीय साझेदारों के रूसी आक्रामकता से मुकाबले में बढ़ते सहयोग का हिस्सा हैं। हंगरी में अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बुडापेस्ट में पुतिन को अप्रत्याशित झटका मिला, जिससे रूसी युद्ध मशीन अपंग हो गई। सिर्फ 24 घंटों में यूरोप की पूरी स्थिति बदल गई। रुकावटें हट गई हैं। पुतिन ने महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली सहयोगी खोया है। अब पुतिन का युद्ध खत्म हो गया है। यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसका कारण है कि विक्टर ऑर्बन अब सत्ता में नहीं है। हंगरी को नया प्रधानमंत्री मिला। पीटर मजार और उनकी टीसा पार्टी ने पुतिन के खिलाफ ऐतिहासिक झटका दिया जब उन्होंने 53% वोट जीतकर हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के 16 साल के शासन का अंत कर दिया। उस जीत से टीसा को हंगरी की नेशनल असेंबली में सुपर मेजॉरिटी मिली, क्योंकि उसने 199 में से 141 सीटें जीती हैं। दूसरे शब्दों में, ऑर्बन की कमजोर पड़ी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती जिससे माजार और टीसा को हंगरी का नेतृत्व करने से रोका जा सके, जैसा वे करना चाहते हैं। माजार ऑर्बन के तानाशाही सिस्टम को खत्म करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जीत के बाद मजार ने राष्ट्रपति तामास सोलियोक से नई संसद के गठन को 4 मई तक आगे लाने का वादा लिया। ऑर्बन के पास सत्ता में अब 2 हफ्ते से भी कम बचे हैं और वो लाचार नेता बन गए हैं जो सत्ता से हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। जो टीवी और रेडियो स्टेशन ऑर्बन के कहने पर माजार को नजरअंदाज करते थे, अब नए प्रधानमंत्री की घोषणाओं से भरे हैं कि वे उन्हीं कार्यक्रमों में निष्पक्ष संपादकों की नियुक्ति करेंगे जिन्हें ऑर्बन ने अपने महिमा मंडन के लिए शुरू किया था। ऐसी योजनाएं लागू हो रही हैं ताकि ऑर्बन जैसा कोई फिर शासन ना कर सके। माजार कहते हैं कि वो भविष्य में हंगेरियन नेताओं के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय करेंगे ताकि ऑर्बन फिर चुनाव ना लड़ सकें। मजार ने उस फिदेश पार्टी को भी निशाना बनाया जिसने हंगरी पर लंबे समय तक नियंत्रण रखा था। मेरा संदेश फिदेश नेताओं और उनके चमचों के लिए है। अब मासूम बनने या अनजान दिखाने का फायदा नहीं, माजार ने कहा। हमें पता है आपने हमारे वतन और हंगेरियन लोगों के साथ क्या किया है, और याद रखें, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हमारे सामने तानाशाही विरासत खत्म हो रही है। शिल्योक, जिसे माजार ने उसके सामने ही कहा था कि वो हंगरी के सर्वोत्तम हितों के लिए नैतिक रूप से अयोग्य है, उसे जल्द ही बाहर कर दिया जाएगा। हंगरी सरकार अब देश की सबसे बड़ी तेल और दवा कंपनियों के राज्य शेयर भी तथाकथित अकादमिक फाउंडेशन से वापस लेगी, जिसे असल में प्रो ऑर्बन प्रचार के लिए बनाया गया था। माजार ने खुद को हंगरी के लोगों के लिए काम करने वाला नेता बताया है, उन पर राज करने वाला नहीं। EU ऑब्जर्वर के अनुसार माजार ने बुदा कैसल में ओरबान का ऑफिस लेने से मना कर दिया, जहां ओरबान ने इसे 2018 में स्थापित किया था। अब हंगरी के नए नेता संसद भवनों के पास दफ्तर बनाएंगे। ओरबान की बात करें तो उन्होंने हार के बावजूद कूटनीतिक बने रहने की कोशिश की है, लेकिन असल में उनकी हालत ऐसी है जैसे पूंछ टांगों के बीच दबा ली हो, क्योंकि अब वे 24 अप्रैल को होने वाली अपनी आखिरी यूरोपीय काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने से भी इनकार कर रहे हैं। हंगरी में लोकतांत्रिक लहर चल रही है। रूस में अपने महलों में से एक के भीतर व्लादिमीर पुतिन गुस्से में है।
रूस के राष्ट्रपति के लिए ऑर्बन की हार सिर्फ यूरोपीय संघ या ईयू के भीतर एक परेशानी नहीं है, जो उन सभी अन्य समस्याओं के साथ जुड़ गई है जो यूरोप ने पुतिन के लिए पैदा की हैं, जब वो यूक्रेन पर अपने आक्रमण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई स्तरों पर तबाही है, और अब जब एक बड़ी बाधा रास्ते से हट गई है तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग हार जाए। यूक्रेन में ऑर्बन की हार पुतिन के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि शायद वे इससे ना उबर सकें। लेकिन इस समस्या के पीछे वो सबसे सीधा मुद्दा है जो हंगरी के सामूहिक फैसले ने पुतिन के लिए पैदा किया है, जिस पर हम जल्द बात करेंगे। एक अहम सहयोगी खो गया है, संभवतः यूरोपीय संघ में पुतिन का एकमात्र प्रभावशाली सहयोगी। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद से ऑर्बन के नेतृत्व वाला हंगरी यूक्रेन के हित वाले हर यूरोपीय संघ के फैसले में बाधा डालता रहा है। पुतिन के लिए ऑर्बन रूस के प्रभाव का प्रतीक थे जो दूर तक असर डाल सकते हैं। सैन्य रूप से हंगरी पुतिन का बड़ा सहयोगी नहीं बन सकता था। ये एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मॉस्को में रहने वाले लोगों की संख्या से भी कम है। हंगरी की सेना में सिर्फ 41,600 सैनिक हैं, जो इतनी कम संख्या है कि ये सिर्फ मार्च महीने में यूक्रेन में रूस द्वारा खोए गए 35,000 से ज्यादा सैनिकों के करीब है। सैन्य शक्ति के रूप में हंगरी पुतिन के लिए महत्वहीन थी। रूसी नेता की रणनीति हंगरी के सैनिकों को कुछ ही दिनों में खत्म कर देती, लेकिन पुतिन के लिए यह सैन्य ताकत की बात नहीं थी। हंगरी इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ऑर्बान यूरोपीय संघ के भीतर वो सबसे बुलंद आवाज थे जो लगातार रूस के नेता का पक्ष लेते थे। पुतिन ने ऑर्बान को लगभग उतने ही समय तक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है जितने समय तक हंगरी के निवर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। ऑर्बान को लगातार यूरोपीय संघ के भीतर नौकरशाही झगड़ों के जरिए फैसलों को धीमा करने के लिए तैनात किया जाता था। जब वो काम नहीं करता था तो ऑर्बन अक्सर अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। पुतिन के लिए ऑर्बान एक औजार था जिससे वो समय खरीद सके और यूरोपीय संघ के असली सत्ता निर्णायकों से सौदेबाजी कर सके, और इसका नुकसान यूक्रेन को हुआ। एक समय की बात है, ऑर्बन वो आदमी था जिसने रूसियों से हंगरी छोड़ने के लिए कहा था। वो वही आदमी था जिसे अधिकारियों ने इमरे नागी के पुनः दफन पर भाषण के लिए चुना, जो युद्ध के बाद के प्रधानमंत्री थे और 1956 की हंगरी क्रांति में सोवियत संघ के खिलाफ नेतृत्व करने पर फांसी दी गई थी। सोवियत संघ के पतन और ऑर्बान के सत्ता में आने के बीच चीजें बदल गईं। रूसी विजय के पूर्व दुश्मन ऑर्बान अब उसके सहयोगी हैं। कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट करती है, और हंगरी की सत्ता के शिखर तक ऑर्बान का उदय उनके उन ऐलानों से जुड़ा था कि वे हंगरी को उन राष्ट्रवादी मूल्यों की ओर लौटाएंगे जिन्होंने उसे कभी महान बनाया था। शायद उस समय ये अच्छा लगा हो, लेकिन ऑर्बन अपनी नेतृत्व शैली को उस चीज के इर्द गिर्द बना रहे थे जिसे वे मानते थे कि पुतिन ने रूस में हासिल किया है। पुतिन की नकल करते करते ऑर्बन रूसी नेता के मोहरे बन गए। ये बात तब पूरी तरह स्पष्ट हो गई जब अप्रैल की शुरुआत में ये खबर आई कि ऑर्बन ने न केवल पुतिन को अपना समर्थन दिया है, बल्कि ये समर्थन उन्होंने सबसे चापलूसी भरे तरीके से दिया। खबरों के मुताबिक ऑर्बान ने अपनी मदद की तुलना एक चूहे द्वारा शेर की मदद करने से की, जो कि एक हंगेरियन लोक कथा से लिया गया है। ये प्रस्ताव 2025 में आया था जब बुडापेस्ट यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता की मेजबानी चाहता था, और इससे ऑर्बान की पुतिन की सेवा में दयनीय नेता की छवि सामने आई। पुतिन वहीं ऑर्बान को देखना चाहते थे। अब ऑर्बन के बाहर होने पर पुतिन समझ रहे हैं कि वो चूहा जितना दिखता था उससे ज्यादा अहम था। ऑर्बन के जाने के बाद पुतिन ने उन हथियारों में से एक खो दिया है जिसे वो वर्षों से यूरोपीय संघ और यहां तक कि एकीकृत यूरोप की अवधारणा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। ऊर्जा ही वो चीज है जिसका इस्तेमाल रूस यूरोप में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए करता है, जबकि यूरोपीय संघ धीरे धीरे खुद को उस तेल की पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो रूस ने पूरे महाद्वीप पर बनाई हुई थी। ऑर्बन ने इसका विरोध किया। सितंबर 2025 में ऑर्बान ने विदेश मंत्री पीटर शिजातो से कहा कि हंगरी पुतिन के युद्ध कोष में तेल खरीद से पैसा देना बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। शिजातो ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेता कट्टरपंथी हो गए हैं। अगर हमें ज्यादा जानकारी ना होती तो ये ऐसा लगता जैसे पुतिन ऑर्बान के किसी चमचे के जरिए बोल रहे हों। इसी तरह ऑर्बन ने 2024 की घोषणा में यूरोपीय संघ को जल्दी ही बता दिया था कि वो रूसी गैस से पीछे नहीं हटेंगे। हंगरी ने 3 साल पहले गैसप्रॉम से 15 साल का समझौता किया था। फिर से ये पुतिन के लिए फायदेमंद था। अब ये दबाव का साधन कमजोर हो गया है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि माज़ियार के तहत हंगरी रूसी ऊर्जा पर कितना निर्भर रहेगा, लेकिन लगता है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री पुतिन की चापलूसी वैसे नहीं करेंगे जैसे उनके पूर्ववर्ती करते थे। एक दूसरा दबाव का साधन भी है जो पुतिन ने तब खो दिया जब ऑर्बान को हंगरी के शीर्ष नेतृत्व पद से हटा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम समझाएं कि वो क्या है, बस एक छोटा सा याद दिला दें कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं ताकि समझा सकें कि ताकत के दांवपेच कैसे चलते हैं और उनका क्या असर पड़ता है। आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही है तो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पुतिन का दूसरा पसंदीदा हथियार डर है। ओरबान ने सत्ता पाने के लिए डर का इस्तेमाल किया। एक समय के उदारवादी नेता हंगरी में ओरबान के राष्ट्रवादी संदेश के अनुकूल हालात का फायदा उठाकर सत्तावादी बन गए। जब ओरबान ने 2010 में प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए चुनाव लड़ा, जो उनके पहले कार्यकाल के 8 साल बाद था, जिसमें उन्होंने हंगरी को यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता की ओर बढ़ाया था, तो उनके पास लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग संदेश था। ओरबान ने यूरोप में प्रवासियों की आमद से डरने की बात कही, विदेशों से फंडिंग पाने वाले विदेशी हितों के खिलाफ लड़े और बुद्धिजीवियों पर भरोसा न करें। ओरबान ने पुतिन और अन्य तानाशाहों का अपनाया खाका अपनाया, जिसमें दुनिया में अलगाव पर जोर था। हंगरी के बाहर किसी पर भरोसा ना करें, उनसे डरें और लड़ें। और जाहिर है ओरबान ही उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। और जब उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो इस संदेश को और जोर शोर से फैलाएं, जबकि वो उन लोकतांत्रिक ढांचों को हटाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सत्ता से हटा सकते थे। ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगता है। पुतिन की रणनीति का पालन हो रहा था। रूस के नेता के लिए ये डराने वाला संदेश हंगरी के लोगों, खासकर ओरबान के विरोधियों को रूस की यूरोप में चालबाजियों में दखल से रोकने के लिए उपयुक्त था। मग्यार की चुनावी जीत ने पुतिन को दिखाया कि उनकी डर की राजनीति अब असरदार नहीं रही, क्योंकि हालात बदल गए हैं। हम जल्द ही उस बिंदु पर वापस आएंगे। सबसे पहले रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर आकर रुकती है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हंगरी में जो हुआ है उसका कोई खास मतलब नहीं है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस हंगरी के नए प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहता है, लेकिन मग्यार की जीत पर रूस की तत्काल प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा खुलासा करती थी। पेस्कोव ने कहा कि अब हंगरी को रूस से विशेष दर्जा नहीं है और वो अमित्र देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिसमें अधिकतर यूरोपीय देश हैं। ओरबान को बलि का बकरा बना दिया गया। पेस्कोव ने बयान दिया, हम कभी ओरबान के दोस्त नहीं थे, जो पूरी तरह झूठ और हास्यास्पद है। ये क्रेमलिन की घबराहट दर्शाता है। रूस अब हंगरी को पसंद नहीं करता, लेकिन बातचीत को तैयार है। ओरबान कभी दोस्त नहीं थे और अगर हमें लगे कि हंगरी को अपने साथ बनाए रख सकें तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ये जवाब दिखाता है कि माज़ियार के सत्ता में आने से क्रेमलिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। क्रेमलिन को सच में चिंता करनी चाहिए। ओरबान का पतन न सिर्फ यूरोप के लिए बल्कि पुतिन के यूक्रेन को गिराने के अभियान पर ऐसा असर डाल सकता है जिससे युद्ध खत्म हो जाए। ये ऐसे होगा। आपको याद होगा कि हमने पहले बताया था कि पुतिन अक्सर ओरबान को यूक्रेन के पक्ष में यूरोपीय संघ द्वारा लिए गए फैसलों को रोकने के लिए भेजते थे। कुछ महीने पहले चुनाव हारने से पहले ओरबान ने भी यही सबसे नुकसानदायक तरीके से किया था। जब यूक्रेन वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यूरोपीय संघ ने रूस की जमी हुई संपत्तियों से जुड़े एक जटिल तंत्र के जरिए 90 अरब यूरो यानी लगभग 105 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया है। अधिकांश यूरोपीय संघ देशों ने ऋण मंजूर किया है। मुख्य विरोधी विक्टर ऑर्बन थे, जिनकी वजह से मंजूर ऋण महीनों बाद भी यूक्रेन नहीं पहुंचा। पहली किस्त मई में यूक्रेन पहुंच सकती है, क्योंकि ऑर्बन अब ऋण पर वीटो नहीं लगा सकते। ये यूक्रेन के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अब वो रूस की हवाई हमलों से बचने के लिए जरूरी हथियारों पर खर्च शुरू कर सकता है। टेलीग्राफ के मुताबिक पैट्रियट और स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। पहली मिसाइल यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से बचाती है, जबकि दूसरी मिसाइल से उसे ज्यादा फायर पावर मिलती है, जो सीमा, कब्जे वाले इलाके और काला सागर में काम आती है। ईयू के राजदूत ब्रसेल्स में 22 अप्रैल को, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं ताकि उस ऋण के अगले कदमों पर चर्चा की जा सके, जिसे ऑर्बन ने रोकने की कोशिश की थी। हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, मंजूरी तभी देंगे जब यूक्रेन बड़ा जोखिम उठाकर क्षतिग्रस्त ड्रूजबा पाइपलाइन से रूसी तेल की आपूर्ति बहाल करेगा। लेकिन अब ऑर्बन जा चुके हैं। अब पुतिन अपनी कठपुतली के जरिए तेल को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार ऑर्बन की हार से हंगरी अब यूक्रेन, यूरोपीय संघ और नाटो की एकता में बाधा नहीं बनेगा। अब जब ऑर्बन हर मोड़ पर बहस करने के लिए वहां नहीं है, तो खासकर यूरोपीय संघ से आने वाली सहायता राशि का प्रवाह अब काफी आसान हो जाएगा। अब यूरोपीय संघ और नेटो यूक्रेन से जुड़े फैसले तेजी से ले सकेंगे और यूरोपीय संघ के देश ऑर्बन की पुतिन परस्ती से निपटे बिना प्रतिबंधों पर सहमत हो सकेंगे। इसके अलावा रूस और हंगरी के बीच जो घिनौनी मिलीभगत हमने देखी है, वो भी अब खत्म हो जाएगी। हमने पहले ही शेर और चूहे की कहानी का जिक्र किया था। मिलीभगत और गहरी है। 8 अप्रैल को रॉयटर्स ने बताया कि शिजातो ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव को यूक्रेन की ईयू सदस्यता से जुड़े आंतरिक दस्तावेज भेजने की पेशकश की थी। अन्य लीक रिकॉर्डिंग से पता चला कि शिजातो ने रूस के साथ मिलकर रूसी व्यक्तियों पर लगे प्रतिबंधों को कम करने के तरीके तलाशे हैं।
यही छुपकर की गई चालबाजी है जिसका पुतिन सालों से यूरोपीय संघ की यूक्रेन मदद को कमजोर करने में इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस तरह की चालें संभव बना रहे थे उन्हें अब हंगरी की सरकार से हटाया जा रहा है। यूक्रेन के लिए इसका मतलब है कि देश में बहुत सारा पैसा आ रहा है, यूरोपीय संघ के अंदरूनी झगड़ों के कारण कम देरी हो रही है और अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जानकारी ऑर्बन के करीबी लोगों के जरिए पुतिन के हाथों तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन अब और मजबूत होने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस काफी कमजोर हो जाएगा। इस सबके कुछ बातें ध्यान रखने लायक भी हैं। भले ही हंगरी अब पुतिन के लिए एक संपत्ति नहीं रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचानक यूक्रेन को हथियार और पैसा भेजना शुरू कर देगा। हंगरी एक छोटा देश है। हालांकि मजार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम किसी भी देश से उसकी जमीन छोड़ने के लिए नहीं कह सकते, जो यूक्रेन के लिए अच्छा है क्योंकि उस पर रूस को शांति समझौते के तहत जमीन देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो हंगरी से सीधे मदद देना शुरू करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ऐसा करने से इनकार कर दिया था और ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव आएगा। मजार यूक्रेन की यूरोपीय संघ सदस्यता में तेजी के पक्ष में नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं करते। इन सब बातों से हमें यही समझ में आता है कि हंगरी यूक्रेन का कट्टर सहयोगी नहीं बनने जा रहा है, कम से कम रातों रात तो बिल्कुल नहीं। ये रूस के साथ भी कुछ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा, हालांकि ये पुतिन के लिए किसी मददगार मोहरे जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे यूक्रेन को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि अब हंगरी यूरोपीय संघ की नीति में रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन ऑर्बन की हार का प्रतीकात्मक प्रभाव और भी बड़ा है। पुतिन ने अपने देश और यूरोप में ये कहानी फैलाने की कोशिश की कि यूरोप एकजुट नहीं है और रूस के अभिजात वर्ग ने इसे स्वीकार किया। उनका मानना था कि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन करते करते थक चुका है, जैसा कि ईयू की नीतियों पर ओरबान की शिकायतों से जाहिर होता है। ओरबान यूरोपीय संघ के अंदर उन लोगों में से एक थे जिन पर रूस के अभिजात वर्ग अपनी कहानी टिका सकते थे। अब जब वो चले गए हैं तो पूरी कहानी बिखर जाती है। रूस का प्रभाव अभियान यूरोप में भी उसी तरह बिखर रहा है। पुतिन के लिए यह अस्वीकार्य है क्योंकि उनका शासन नियंत्रण और दबाव पर निर्भर है। गलत मत समझिए, रूसी प्रभाव अभियान जल्दी खत्म नहीं होंगे। हमने देखा कि रूस ने चुनावों से पहले हंगरी में गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की। मैजार के बारे में ये झूठे दावे फैलाए गए कि वो मानवीय यात्राओं का उपयोग गुप्त रूप से यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के लिए कर रहा है। ऐसी अफवाहें भी फैली कि घोटाला हुआ और मैजार फिर से अनिवार्य सैन्य भर्ती लागू करेगा। ये वही गलत सूचना की रणनीतियां हैं जो पुतिन के यूरोप में हाइब्रिड युद्ध की नींव है। वो इन्हें सिर्फ ऑर्बान के न होने से नहीं छोड़ेगा। पैट्सी का खोना ये नहीं दिखाता कि झूठ रुकेगा, पर अब झूठ बहुत कमजोर हो गया है। हंगरी में मैग्यार की जीत दिखाती है कि लोकतंत्र रूस के प्रभाव के बावजूद भी जीत सकता है। यहां तक कि जब कोई ऑर्बन जैसा व्यक्ति मीडिया को नियंत्रित करने और डर का संदेश फैलाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तब भी हमेशा उम्मीद रहती है कि विपक्ष खड़ा हो सकता है और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। कभी ऑर्बन को अजेय माना जाता था, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें हटाना मुश्किल था क्योंकि उनके क्षेत्र में नियंत्रण और पुतिन से मिली भगत पश्चिमी लोकतंत्र को रोकने के लिए काफी थी। मैग्यार की जीत उस धारणा को ध्वस्त कर देती है। उन देशों में भी लोकतांत्रिक सुधार संभव है जिनके बारे में पुतिन सोचता था कि वो कठपुतलियों के जरिए उन्हें नियंत्रित करता है, और ये रूस के नेता को यूक्रेन में जा रहे पैसे या उसके खिलाफ यूरोपीय संघ के पहले से ज्यादा एकजुट मोर्चे से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। युद्ध के अंत में ये बातें कारक बनेंगी, लेकिन अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या है कि ओरबान का हटना रूस के लंबे समय से इस्तेमाल तंत्र की कमजोरी दिखाता है। पुतिन के प्रभाव अभियान का शिकार रहे देश हंगरी में अभी जो हुआ है उसे देखकर समझेंगे, और जो रूस का विरोध करते हैं वे जानेंगे कि अगर हंगरी ये कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। जहां तक यूक्रेन की बात है, वो एक ऐसे भविष्य की ओर देख सकता है जहां यूरोपीय संघ से समर्थन पहले से कहीं अधिक स्थिर और एकजुट होगा। रूस लगातार दबाव बढ़ा रहा है। पुतिन यूक्रेन पर असफल हमले को संभालने की कोशिश में ड्रोन छोड़े जाने का आदेश देते हैं, जिनका लक्ष्य हमेशा यूक्रेन नहीं होता। नेटो के हवाई क्षेत्र में कई ड्रोन पहुंच रहे हैं। ये तो रूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब पूर्वी यूरोप और नहीं सहेगा। पुतिन ने अक्षम्य सीमा पार की। आमने सामने की टक्कर की तैयारी हो रही है। गठबंधन बनाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं, और पुतिन को भेजा गया संदेश साफ है, यूरोप से बाहर निकलो या कुछ ले जाओ। और ये संदेश सबसे जोरदार जिस देश से आ रहा है वो शायद आपकी उम्मीद से बाहर है, बुल्गारिया। 7 मार्च को खबर आई कि यूरोपीय हवाई क्षेत्र में एक और रूसी ड्रोन घुसपैठ हुई है। इस बार निशाना सोफिया था। बुल्गारिया की राजधानी के वासिलेवस्की हवाई अड्डे को सुरक्षा प्रणालियों द्वारा ड्रोन देखे जाने पर अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। बुल्गारियाई अधिकारियों ने हवाई यातायात नियंत्रण और सीमा पुलिस के साथ मिलकर
विमानों का मार्ग बदलने और हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना संक्षिप्त थी। ड्रोन जल्द निष्क्रिय किया गया और भले ही बुल्गारिया ये बताने में सतर्क रहा कि उसे ड्रोन कहां से आया हुआ लगता है, कुछ लोगों ने तो यहां तक सुझाव दिया कि एक ईरानी ड्रोन उसकी सीमा में घुस आया हो सकता है, लेकिन वास्तव में एक ही संभावित दोषी है। रूस एक बार फिर वही कर रहा है और बुल्गारिया इस घुसपैठ को चुपचाप नहीं सह रहा है। उसे पता है कि मार्च की शुरुआत में उसका अनुभव हाइब्रिड युद्ध रणनीति की सिर्फ सतही झलक है, जिसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और जो यूरोप में कई लोग जितना मानना चाहते हैं उससे कहीं लंबे समय से चल रही है। असल में रूस पहले से ही यूरोप से युद्ध कर रहा है, बस पारंपरिक तरीके से नहीं। बुल्गारिया इसका नया शिकार है और हम जल्द ही रूस की हाइब्रिड रणनीति पर और चर्चा करेंगे। पहले बुल्गारिया की प्रतिक्रिया है। इस देश ने सिर्फ कुछ घंटों के लिए हवाई अड्डा बंद करने से ज्यादा कड़े कदम उठाए हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद बुल्गारिया गठबंधन बनाने व सुरक्षा मजबूत करने में जुटा है। ईरान की संलिप्तता को लेकर सतर्क रहते हुए देश ने ग्रीस के साथ सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है, जो नाटो सहयोगी और पूर्वी मोर्चे पर स्थित है और हाइब्रिड युद्ध के खतरों से वाकिफ है। सोफिया के अनुरोध पर ग्रीस अपने क्षेत्र में F-16 लड़ाकू विमान और एक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली तैनात करेगा, ताकि उत्तरी पड़ोसी के हवाई क्षेत्र की रक्षा में मदद मिल सके। बुल्गारिया ने पर्ल पहल के समर्थन की फिर से पुष्टि की, जिससे यूरोपीय संघ और नाटो देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक देश जो अचानक हुई घटना से कार्रवाई के लिए मजबूर हो गया है और यहीं पर उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में गंभीर हो जाती है। पर्ल के प्रति अपनी पुनः प्रतिबद्धता के अलावा बुल्गारिया ने पुतिन को यह संदेश भी जोरदार तरीके से दिया है कि उनकी हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां न केवल बुल्गारिया को डराती नहीं है, बल्कि वे ऐसी प्रतिक्रिया को मजबूर करती हैं जो पुतिन जो हासिल करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। घबराने या पीछे हटने के बजाय बुल्गारिया ने यूक्रेन के साथ 10 साल का रक्षा समझौता किया है। 30 मार्च को घोषित समझौते के तहत बुल्गारिया, जिसे ले मोंड ने प्रमुख हथियार निर्माता बताया, यूक्रेन के साथ ड्रोन व अन्य हथियारों के उत्पादन में सहयोग करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह समझौता बुल्गारिया और यूक्रेन में संयुक्त उत्पादन का मार्ग खोलता है और इसकी अवधि दोनों देशों को अपने दृष्टिकोण व्यवस्थित करने का मौका देती है। संभवतः ऐसा ही है। ये 10 साल का समझौता पुतिन को संकेत देता है कि बुल्गारिया मानता है कि यूक्रेन भविष्य में भी संप्रभु राष्ट्र रहेगा। इसके लिए रूस को यूक्रेन में हारना होगा। पुतिन देख रहे हैं कि सोवियत संघ के एक पूर्व सदस्य ने उनकी हाइब्रिड युद्ध रणनीति के जवाब में उसी देश से संबंध मजबूत किए जिससे रूस चाहता है कि बुल्गारिया दूर रहे। रक्षा कंपनियों के बीच साझेदारियां बनेंगी। बुल्गारिया और यूक्रेन का सहयोग सरकारी स्तर पर होगा। रूस और उसके सहयोगियों ने माना कि सोफिया में ड्रोन भेजने से लोग डरेंगे और बढ़ जाएंगे। पुतिन जो कुछ भी करने में सफल हुए हैं वो सिर्फ रूस के खिलाफ खड़े होने वाले एक नए और ज्यादा मजबूत गठबंधन के गठन का कारण बनना है। इस समय यूरोप और नेटो को ऐसे गठबंधन की जरूरत है। सोफिया के ऊपर ड्रोन रूस के यूरोप से युद्ध के कई उदाहरणों में एक है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस या सीपा ने 31 मार्च की एक रिपोर्ट में कहा कि अभी पूरे यूरोप में जो हम देख रहे हैं वो एक छाया युद्ध है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप अब यूक्रेन युद्ध और रूस की आक्रामकता का सिर्फ गवाह नहीं है, ये एक छाया अभियान का निशाना बना है जिसमें रूस यूरोप की व्यवस्था तोड़कर उन देशों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें वो रूसी साम्राज्य का नया संस्करण बनाने की पुतिन की महत्वाकांक्षा के लिए खतरा मानता है। मिसाइलें नहीं चल रहीं और रूसी सेनाएं यूरोप पर यूक्रेन जैसा हमला नहीं कर रहीं। तोड़फोड़, निगरानी, साइबर अपराध और हवाई घुसपैठ इस छाया युद्ध के हथियार हैं। और ये एक लड़ाई है जो रूस कम से कम 2022 से लड़ रहा है और यूरोप को इसकी हकीकतों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इस छाया युद्ध की बढ़ोतरी से रूस की कार्रवाइयां अलग अलग से समग्र रणनीति बन जाती हैं। रूस यूरोप के पारंपरिक रोकथाम के मॉडल का फायदा उठा रहा है, सीपा के अनुसार, कि एक विरोधी जोखिम तौलेगा और संभावित सजा के अनुसार अपनी कार्रवाई समायोजित करेगा। रूस ऐसा विरोधी नहीं है। रूसी खुफिया और सुरक्षा सेवाओं को संयम के बजाय पहल के लिए इनाम मिलता है। कार्रवाइयों को मान्यता पाने के लिए रणनीतिक लक्ष्य जरूरी नहीं, सिर्फ कार्रवाई दिखाना काफी है। सीपा के अनुसार ये पूरे यूरोप की समस्या है क्योंकि रूस की व्यवस्था उग्रता को बढ़ावा देती है और यूरोप की रोकथाम व्यवस्था उसे इतना दंडित नहीं करती कि रूस रुक जाए। इस सैन्य नीति के असंतुलन से एक तरफा पारंपरिक से भिन्न युद्ध हुआ जिसमें यूरोप हार रहा है।
बुल्गारिया ये जानता है। उसमें सोफिया में रूस की रणनीति का एक उदाहरण देखा है और वो हवाई खतरों के खिलाफ अपनी सीमाओं को मजबूत करके और यूक्रेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके जवाब दे रहा है, जो अंततः यूरोप के पास पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ पारंपरिक मोर्चे को मजबूत करने का काम करेगा। रूस का छाया युद्ध 4 तरह के हमलों में बटा है, जो पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से बड़े हैं। ये श्रेणियां सरल हैं: प्रॉक्सी और घुसपैठ, समुद्र तल और ऊर्जा अवसंरचना, हवाई घुसपैठ और साइबर ऑपरेशन। ये रूस के छाया युद्ध के औजार हैं। बुल्गारिया में ड्रोन घुसपैठ तो बस हिमखंड की नोक है, जिसे पिघलाने में यूरोप को अभी से झुकना होगा। हम प्रॉक्सी और घुसपैठ की रणनीति से शुरू करेंगे। पूरे यूरोप की नाक के नीचे रूस ने प्रॉक्सी और आपराधिक संगठनों का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, जो यूरोपीय देशों की सीमा में काम करता है। आगजनी, तोड़फोड़, डराना धमकाना और निगरानी ये प्रॉक्सी समूहों द्वारा चुने गए हथियार हैं और ये काफी प्रभावी साबित हुए हैं। तीसरे पक्ष के लोगों का इस्तेमाल करके रूस ये दावा कर सकता है कि उसे उन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं है जो संयोग से उसके हित में होती हैं। इससे वो यूरोपीय रोकथाम मॉडल को पूरी तरह से बेअसर कर देता है, जिसका हमने जिक्र किया था। आप ऐसे दुश्मन को कैसे रोक सकते हैं जो पारंपरिक नियमों से लड़ ही नहीं रहा है? इस प्रॉक्सी और घुसपैठ के इतने उदाहरण हैं कि गिनना मुश्किल है। चैथम हाउस के मुताबिक यूके में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों पर रूसी खुफिया तंत्र के लिए काम करने का आरोप है। जर्मनी ने रूस की ओर से हमलों की साजिश के शक में कुछ लोगों को पकड़ा है। स्वीडन में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की कई घटनाओं में रूस की पूरी तरह से संलिप्तता नजर आई। एस्टोनिया, जो नेटो के पूर्वी सुरक्षा कवच की कुंजी है, वहां सुरक्षा सेवाएं देख रही हैं कि रूसी एजेंट स्थानीय नागरिकों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसी ताकत बने जो सरकार पर हमला कर सके। यह रूस है जो यूरोप को एक समूह के रूप में कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉक्सी एजेंटों, घुसपैठियों और गद्दारों की तोड़फोड़ का मकसद लक्षित देशों में विभाजन और भ्रम फैलाना है, और ये अक्सर काम करता है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, बुल्गारिया के अंदर एक प्रो रूसी समूह है जो समझौते की आलोचना कर रहा है जिस पर देश ने अभी अभी यूक्रेन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बुल्गारिया में प्रो क्रेमलिन पार्टियां इस समझौते को 19 अप्रैल के संसदीय चुनावों से पहले मंच बना सकती हैं। पुतिन की चालें स्पष्ट हो जाती हैं और इसी तरह के विभाजन के कारण 2024 में पूरे यूरोप में रूसी तोड़फोड़ अभियानों में 4 गुना वृद्धि हुई। तोड़फोड़ की बात करें तो रूस ने अपने इस छाया युद्ध का ध्यान यूरोप को चलाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे पर टिका दी है। ये 4 हिस्सों वाली छाया युद्ध योजना का दूसरा भाग है। यही चीज हम मिलिट्री शो में कवर करते हैं। इसी वजह से हम वीडियो बनाते हैं ताकि समझा सकें कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीपा के अनुसार यूरोप भर में रूस जिन समुद्र के नीचे की केबलों और अन्य ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बना रहा है, वे नागरिक और सैन्य जीवन दोनों के लिए बेहद जरूरी होने के कारण संवेदनशील हैं। फिर से रूस यूरोप में वही तरीका नहीं अपना रहा है जैसा वो यूक्रेन में अपना रहा है। मिसाइलें और ड्रोन पावर प्लांट्स पर हमला नहीं कर रहे। रूस का तरीका कहीं ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो यूरोप की रक्षा में समुद्र और महासागर में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर संचार को कमजोर करने और पूरे यूरोप में सैन्य ढांचे में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जहाज कभी रूस के होते हैं और कभी कभी दिखने में साधारण नागरिक जहाज भी होते हैं। यूरोप को जोड़ने वाले विशाल अंडरसी केबल नेटवर्क के आसपास मंडराते हुए पकड़े जा रहे हैं। 7 अप्रैल 2025 तक पिछले 18 महीनों में फिनलैंड की खाड़ी में कम से कम 2 बार अंडरसी तोड़फोड़ हुई है। नेटो का पूर्वी मोर्चा फिर निशाने पर आया। बाल्टिक सागर अब और अधिक निशाने पर है। 2022 और 25 अप्रैल के बीच उस सागर में 6 संदिग्ध तोड़फोड़ हुई और 2023 से अब तक 11 अंडरसी केबल्स काटी या क्षतिग्रस्त की गई हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार उसकी प्रॉक्सी और घुसपैठ वाली रणनीतियों की तरह यह सब भी ऐसे किया जा रहा है कि रूस जिम्मेदारी से इनकार कर सके। हर कोई, खासकर पूर्वी यूरोप में, जानता है कि इन पानी के नीचे तोड़फोड़ का जिम्मेदार कौन है, बिना ठोस सबूत के। और रूस जानता है कि पारंपरिक युद्ध की सीमा पार करने से पहले उसे कितना आगे बढ़ना है, इसलिए असली जवाबी कार्रवाई संभव नहीं है। रूस यूरोप के समुद्र के नीचे के केबल साम्राज्य में संचार और ऊर्जा की कमजोरियों को ढूंढ रहा है और ये हवा में भी सीमाओं को परख रहा है और दबाव बना रहा है। सोफिया की हवाई सीमा में ड्रोन घुसना ऐसे कई उदाहरणों में से एक है, जब रूस से जुड़े लगने वाले तत्व नेटो देशों के हवाई क्षेत्र में घुसकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं। अक्सर इन घुसपैठों का समय ऐसा होता है कि लगता है पुतिन जानबूझकर नेटो को उकसाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रूसी क्षेत्र पर तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। 12 सितंबर 2025 को ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की घोषणा को एक उदाहरण के तौर पर ले।
ऑपरेशन की घोषणा पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद हुई थी, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में एक रूसी ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में भी घुस गया। एक हफ्ते से कम समय में 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू विमान एस्टोनिया की हवाई सीमा में 12 मिनट तक रहे और सभी सूचना अनुरोधों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद नाटो को अपने जेट भेजकर रूसी लड़ाकू विमानों को पूर्वी मोर्चे से दूर ले जाना पड़ा। तब से हमने बेलारूसी मौसम गुब्बारों को लिथुआनिया के ऊपर उड़ते, एस्टोनिया में अमेरिकी ठिकानों के क्षेत्र में रूसी ड्रोन को घुसते और ऐसे कई और मामले देखे हैं। 2025 में द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विमानों ने नाटो हवाई सीमा को 18 बार परखा। यह संख्या 2024 की घुसपैठों से 3 गुना थी और बुल्गारिया की हवाई सीमा में नवीनतम ड्रोन से लगता है कि पुतिन रूस की छाया युद्ध रणनीति के तीसरे हिस्से को जल्द छोड़ने वाले नहीं हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? रूस तो इन सब के लिए अधिकतर कोई कीमत नहीं चुका रहा, यही पुतिन मानते हैं। आखिरकार साइबर ऑपरेशंस भी हैं। रूसी साइबर हमले लगातार बदल रहे हैं। पहले वे सूचना प्रौद्योगिकी को निशाना बनाते थे, अब उनका ध्यान ऊर्जा ग्रिड्स और परिवहन नेटवर्क्स जैसे ऑपरेशनल सिस्टम्स पर है। डिसइंफॉर्मेशन रूस का साइबर युद्ध में अहम हथियार है। सोशल मीडिया पर बॉट्स और फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ लाकर रूस उन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित कर सकता है जिन्हें कई लोग अपनी मुख्य सूचना स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके और अपने क्षेत्र के बाहर भी जनभावना को दिशा दी जा सके। यहाँ विडंबना यह है कि रूस अपने देश के अंदर खुले इंटरनेट एक्सेस पर सख्ती कर रहा है, जबकि वही एक्सेस का फायदा उठाकर पुतिन के एजेंडा को दूसरे देशों में फैला रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन दिखाता है कि ये साइबर प्रयास कितने व्यापक हैं। इसका कहना है कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच उसने विदेशी सूचना हेरफेर और हस्तक्षेप की 505 घटनाएं दर्ज की। इन घटनाओं में 25 प्लेटफॉर्म शामिल थे, 90 देशों को निशाना बनाया गया था, 322 संगठनों की भागीदारी थी, 38,000 चैनल शामिल थे और इससे 68,000 सामग्रियों का निर्माण हुआ। यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस और मोल्दोवा सबसे ज्यादा निशाना बने और ये सोशल मीडिया आधारित अभियान दिखाते हैं कि रूस का साइबर युद्ध केवल सिस्टम बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की राय बदलने के लिए भी है। विभाजन शब्द फिर सामने आता है। रूस अपनी साइबर गतिविधियों से सीधे नुकसान पहुंचा सकता है और वैसा ही राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है जैसा अमेरिका और ब्रिटेन में है। यूरोप जवाब देने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2025 में यूरोपीय परिषद ने सूचना हेरफेर और साइबर हमलों में शामिल 2 संस्थाओं व 12 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। महत्वपूर्ण कदम है, हाँ, लेकिन रूस के साइबर कारनामों को रोकने के लिए जितने बड़े पैमाने की जरूरत है उसके आसपास भी नहीं है। यही यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है। रूस छाया युद्ध कर रहा है, लेकिन यूरोप में कई लोग या तो आने वाले खतरे से अनजान हैं या छाया युद्ध को गलत समझते हैं। कई यूरोपीय देशों में रूस की तोड़फोड़ और साइबर अपराधों को आमतौर पर आपराधिक व नागरिक कानून के तहत सुलझाया जाता है। केबल तोड़फोड़ को अक्सर समुद्री हादसा मान लिया जाता है। पुतिन ये जानते हैं, इसलिए रूस हाइब्रिड मोर्चे पर अधिकतर बच जाता है। रूस जो करता है उसे बार बार युद्ध के कृत्य के रूप में नहीं देखा जाता। ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए रूस दावा करता है कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इनमें से किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहां तक कि सैन्य मोर्चे पर भी यह तर्क दिया जा सकता है कि यूरोपीय संघ और नाटो रूस को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। यूरोमैदान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन खुफिया प्रमुख ब्रूनो काहाल का मानना है कि रूस 2020 के दशक के अंत तक किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। अन्य लोग, जिनमें कार्स्टन ब्राउअर शामिल है, जो जर्मन सेना के जनरल इंस्पेक्टर हैं, ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। यूरोप में बार बार चेतावनी दी जा रही है कि पारंपरिक निरोधक क्षमता विफल हो रही है, फिर भी वो छाया युद्ध के पारंपरिक युद्ध में बदल जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार यूरोप शायद 2035 तक, यानी सबसे अच्छे हाल में भी 5 साल बाद तैयार नहीं होगा, जबकि कई नाटो जनरल रूस के हमले की चेतावनी दे रहे हैं। कुछ यूरोपीय हिस्से तैयार नहीं होंगे। महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर तैयारियां तेज हो रही हैं। बुल्गारिया इसका अच्छा उदाहरण है, जो रूस के खतरे से बचने को ग्रीस और यूक्रेन से मदद मांग रहा है। RFU न्यूज के मुताबिक कई यूरोपीय देश भी ऐसा कर रहे हैं। 4 साल से भी अधिक समय से यूक्रेन ने खुद को उस तरह के अभियान से शानदार तरीके से बचाया है जैसा कि पुतिन यूरोप में चलाने का इरादा कर सकते हैं। अब यूक्रेन के पास मजबूत रक्षा उद्योग है, जिसने इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी कई काउंटर ड्रोन तकनीकें विकसित की हैं। अब बुल्गारिया इन तकनीकों का लाभ उठाएगा। डेनमार्क, फिनलैंड और लातविया भी लाभ उठाएंगे, जिन्होंने बिल्ड फॉर यूक्रेन पहल के तहत यूक्रेन के साथ साझेदारी की है। यूक्रेन की विशेषज्ञता अब पूर्वी यूरोप में शामिल हो रही है। ये पुतिन के छाया युद्ध का सबसे उपयुक्त जवाब हो सकता है। जो तरीका पहले विभाजन के लिए था,
वो अब यूरोप के पूर्वी और नॉर्डिक क्षेत्रों में एकता ला रहा है, जो रूस की हर कार्रवाई का सही जवाब है। युद्ध की तैयारियां पहले से ही कई पूर्वी क्षेत्रों में जोरों पर है। बुल्गारिया अब जाकर रूस द्वारा उत्पन्न खतरे के प्रति जागरूक हो रहा है और तैयारी शुरू कर रहा है। लात्विया में जर्मन ब्रिगेड के नेतृत्व में नेटो बैटल ग्रुप बन रहा है, जो 2027 तक तैयार होगा। पोलैंड यूरोप के सबसे मजबूत देशों में से एक है। 2025 में उसने अपनी जीडीपी का 4.5% रक्षा पर खर्च किया, जो नाटो देशों में सबसे ज्यादा है। इसका 54% रक्षा खर्च हथियार बनाने पर होता है, वेतन और अन्य खर्चों पर नहीं। लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया भी पोलैंड की तरह सीमा सुरक्षा में बड़ा निवेश कर रहे हैं। यहां जो हम देख रहे हैं वो पूर्वी यूरोप में बोए जा रहे बीज हैं, जबकि महाद्वीप के कई लोग हिचकिचा रहे हैं और लगातार ये तय नहीं कर पा रहे कि छाया युद्ध का कैसे जवाब दें। भले ही जनरल्स चेतावनी दे रहे हैं कि रूस आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, बुल्गारिया, पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे देश उस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो आने वाली है। अब ग्रीस को भी उस समीकरण में जोड़ सकते हैं। बुल्गारिया अपनी रक्षा के लिए पड़ोसी पर निर्भर है। यूक्रेन और इन देशों के बीच सहयोग चरम पर है। रक्षा व्यवस्थाएं बन रही हैं। शैडो वॉर की चेतावनियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पूर्वी यूरोप यूक्रेन से जुड़ रहा है और ये पुतिन को बता रहा है कि जो शैडो वॉर वो चला रहे हैं वो उन्हें डराने में नाकाम है। वे लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे रूस के नेता और उसके साम्राज्य के सपनों को कुचलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये सब इस पर निर्भर है कि रूस के पास कोई सेना बचेगी जो शैडो वॉर को पारंपरिक युद्ध बना सके। ये तय नहीं, क्योंकि पुतिन के दसियों हजार सैनिक यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। यूरोप का सैन्य परिदृश्य हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। पूरे महाद्वीप में कई देश अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहे हैं, नए और नवाचारपूर्ण उपकरणों में निवेश कर रहे हैं और युद्ध की संभावना के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता देखी है और व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसी और जगह हमला करने पर जवाब देने को तैयार रहना चाहते हैं। चल रहे संघर्ष के सबसे नज़दीकी नेटो देशों में से एक होने के नाते पोलैंड अपनी तैयारियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे यूरोप की सबसे ताकतवर टैंक सेना बता रहे हैं, जो व्लादिमीर पुतिन के डर रूस की दहलीज पर सच कर रही है। आर्मी रिकॉग्निशन के सैन्य विशेषज्ञों ने हाल ही में यूरोपीय टैंक बेड़ों का गहराई से मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि हर देश के पास अभी कितने टैंक हैं और आने वाले वर्षों में कितने टैंकों की डिलीवरी होनी है। आज महाद्वीप में सबसे लोकप्रिय टैंक कौन से हैं और रूसी आक्रमण का सबसे अच्छा मुकाबला कौन से टैंक बेड़े कर सकते हैं। उनके शोध में कुछ दिलचस्प रुझान सामने आए और यह पूरी तरह से साबित हो गया कि पोलैंड अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है। तो चलिए डेटा पर करीब से नजर डालते हैं। ऐतिहासिक रूप से 2 या 2 से अधिक देशों की टैंक बेड़े की ताकत की तुलना करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सिर्फ उनके बेड़े के आकार को देखा जाए। ज्यादा टैंक होना हमेशा ज्यादा ताकत का मतलब नहीं होता, लेकिन जब आपके पास सिर्फ कुछ दर्जन की बजाय सैकड़ों टैंक हों तो यह निश्चित रूप से मदद करता है। अगर सिर्फ संख्या देखें तो पोलैंड सबसे ऊपर तो नहीं पर काफी करीब है। आर्मी रिकॉग्निशन के डेटा के अनुसार तुर्की सबसे आगे है, जिसके पास कुल अनुमानित 2381 टैंक है। ग्रीस इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जिसके पास प्रभावशाली 1385 टैंक हैं। तुलना के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 2640 टैंक हैं, जबकि चीन वैश्विक रैंकिंग में लगभग 4700 टैंकों के साथ सबसे आगे है और रूस के पास इस समय अनुमानित 3460 ऑपरेशनल टैंक है। साथ ही लगभग 2100 अतिरिक्त पुराने टैंक अभी भी भंडारण सुविधाओं में रखे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश सोवियत संघ के समय के हैं। आखिरी आंकड़ों के अनुसार पोलैंड यूरोप में तीसरे नंबर पर है। उसके पास करीब 900 टैंक हैं। हालांकि पोलैंड पहले से ही अतिरिक्त टैंक खरीदने की प्रक्रिया में है, जिससे उसके पास कुल टैंकों की संख्या 1800 से 900 के बीच पहुंच जाएगी। इससे वार्सो की सेना ग्रीस से आगे निकल जाएगी और यूरोप के अधिकतर देशों से भी। उदाहरण के लिए जर्मनी, जो दशकों के ठहराव के बाद अपनी सेना में बड़े सुधार करने की प्रक्रिया में है, उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 313 टैंक हैं। यही कहानी अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी है। उदाहरण के लिए
फ्रांस के पास लगभग 200 टैंकों का बेड़ा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम थोड़ा आगे है, उसके पास 213 टैंक है और स्पेन के पास लगभग 274 टैंक हैं। इन बेड़ों की संख्या चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों द्वारा तैनात किए गए हजारों टैंकों की तुलना में लगभग शर्मनाक रूप से छोटी लग सकती है। हालांकि जैसा कि आर्मी रिकॉग्निशन के विशेषज्ञ बताते हैं, आज के समय में टैंक बेड़ों की बात क्वांटिटी यानी संख्या की नहीं, बल्कि क्वालिटी यानी गुणवत्ता की भी होती है। उदाहरण के लिए रूस टैंकों की संख्या के हिसाब से लगभग अजेय बड़ी टैंक फोर्स रखता है, अगर आप सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान दें। लेकिन जब आप वास्तव में विवरणों में गहराई से जाते हैं और देखते हैं कि वह किस प्रकार के टैंक इस्तेमाल करता है, तो उनमें से कई आज के मानकों के हिसाब से पुराने जमाने के हैं, जिनमें वे मुख्य विशेषताएं और आधुनिक तकनीकें नहीं हैं जो दुनिया के बेहतरीन टैंकों को बाकी से अलग करती हैं। रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर यह बताया गया है कि रूस के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अब पुराने मॉडलों से बना है, जैसे कि सोवियत युग के T-55, T-62, पुराने T-72 वेरिएंट्स और T-80, साथ ही कुछ नए मॉडल जैसे T-90। इनमें से कुछ टैंक दशकों पुराने हैं, जैसे T-55 द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पेश किया गया था और आज युद्ध क्षेत्र में लगभग अप्रासंगिक है। ऐसी बातें T-62 और कुछ अन्य रूसी मुख्य युद्धक टैंकों MBT पर भी लागू होती है। फायर कंट्रोल फीचर्स, सर्वाइवेबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और अन्य महत्वपूर्ण मानकों के मामले में ये टैंक यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बेहतरीन मॉडलों से सचमुच कई साल पीछे हैं। तो मॉस्को अब भी कई टैंक तैयार कर सकता है, लेकिन इसका महत्व पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आज के समय में एक वाकई मजबूत टैंक फोर्स होना सिर्फ हजारों या दसियों हजार टैंकों वाले बेड़े के बारे में नहीं है। ये उस बेड़े के पास अत्याधुनिक क्षमताएं होने के बारे में है। ये ऐसे टैंकों के बारे में है जो वास्तव में आधुनिक युद्ध क्षेत्र में टिक सके, जिनमें सबसे उच्च स्तर की जीवित रहने की क्षमता, युद्ध के लिए तत्परता और डिजिटल एकीकरण हो, ताकि वे अन्य प्रणालियों और इकाइयों के साथ डेटा इकट्ठा और साझा कर सके, रणनीति तय करने में मदद कर सके और युद्ध की गर्मी में वो सबसे जरूरी सामरिक बढ़त दे सके। यूरोप के सैन्य नेता स्पष्ट रूप से यह बात समझते हैं, इसलिए भले ही उनके कई बेड़े कागज पर छोटे लग सकते हैं, वे असल में जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जर्मनी के 313 टैंकों का पूरा बेड़ा केवल लेपर्ड 2 टैंकों से बना है। दुनिया भर के कई विशेषज्ञ लेपर्डो को आज के समय का सबसे बेहतरीन या कम से कम सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक मानते हैं, और इसका मुख्य कारण इसका लगभग बेदाग डिजाइन है, जो फायर पावर, गतिशीलता और क्रू की सुरक्षा के बीच आदर्श संतुलन प्रदान करता है। पृथ्वी पर बहुत कम टैंक लेपर्ड 2 की बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 1500 हॉर्स पावर डीजल इंजन इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 43 मील प्रति घंटा की अधिकतम गति देता है। इसके अलावा इसकी उन्नत ऑप्टिक्स और 120 मिमी स्मूथ बोर तोप के संयोजन से ये चलते हुए भी 5 किलोमीटर यानी 3.1 मील दूर तक के लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकता है। इस टैंक में मॉड्यूलर मल्टीलेयर आर्मर है, जिसे लगातार बेहतर किया जा रहा है। इसमें हाई एंड फायर कंट्रोल, थर्मल इमेजिंग और डिजिटल बैटलफील्ड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी शामिल है। फ्रांस के पास भी इसी तरह एक छोटी लेकिन शक्तिशाली फ्लीट है, जिसमें उसके अपने 200 लेक्लेयर टैंक है, जिनमें से 51 यूनिट्स को नवीनतम और सबसे बेहतरीन XLR स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है। लेक्लेयर दुनिया के सबसे बेहतरीन MBT में शीर्ष पर नहीं है, लेकिन अपनी बेहतरीन मोबिलिटी, हाईटेक फायर कंट्रोल सिस्टम और तेज ऑटो लोडर के कारण यह किसी भी दुश्मन सेना के लिए एक बेहद खतरनाक टैंक है। यह 21वीं सदी के सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाले पश्चिमी टैंकों में से एक है, जिसमें मॉड्यूलर आर्मर है ताकि युद्ध में फील्ड रिपेयर, अपग्रेड और मेंटेनेंस आसान हो सके। यूके में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ब्रिटिश सेना के पास 213 चैलेंजर 2 टैंक है और वह लगातार अगली पीढ़ी के चैलेंजर 3 स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, जिसमें नई मुख्य तोप, मजबूत कवच और उन्नत सेंसर प्रणालियां हैं, जिससे टैंक बेड़ा समकालीन देशों के बराबर हो सके। पूरे यूरोप में यही पैटर्न देखा जा सकता है, जहां कई देशों के पास छोटी लेकिन फिर भी मजबूत सेनाएं हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।
स्पेन उदाहरण के लिए उसके पास 219 लियोपार्ड 2 ई टैंक और 55 लियोपार्ड 2 A4 है, जो एक संतुलित और दूरदर्शी बख्तरबंद सेना बनाते हैं। इटली के पास अपने खुद के 150 C1 एरिटे टैंक है, लेकिन वह अपने बेड़े को और अधिक उन्नत वेरिएंट्स के साथ आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नीदरलैंड्स, जो 2015 से जर्मन डच लियोपार्ड 2 यूनिट में था और स्वतंत्र बेड़े के बिना काम कर रहा था, अब 46 नए लियोपार्ड 2 A8 टैंक खरीदकर अपनी बख्तरबंद क्षमता फिर से स्थापित कर रहा है। स्वीडन के पास इस बीच 110 STRV 122 टैंक है, जिन्हें आमतौर पर आज के ऑपरेशनल सर्विस में सबसे बेहतरीन लियोपार्ड 2 वेरिएंट्स में से एक माना जाता है। अपने ऐतिहासिक रूप से तटस्थ दर्जे के बावजूद स्विट्जरलैंड ने भी लियोपार्ड 2 टैंकों में भारी निवेश किया है, जिनमें से 134 यूनिट्स को विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुकूलित किया गया है। नॉर्डिक देशों में फिनलैंड के पास 200 और लियोपार्ड 2 टैंक है, जिनमें कुछ 2A4 और कुछ 2A6 वेरिएंट्स है, जबकि डेनमार्क और नॉर्वे के पास क्रमशः 44 लियोपार्ड 2A7 और 36 लियोपार्ड 2A4 टैंकों की छोटी फोर्स है। पुर्तगाल के पास 34 लियोपार्ड 2A6 टैंकों का बेड़ा है, जबकि ऑस्ट्रिया के पास 53 लियोपार्ड 2A4 मॉडल है और मध्य यूरोप में हंगरी के पास 110 लियोपार्ड 2 वेरिएंट्स और सोवियत T-72 टैंक है। चेकिया के पास 58 लियोपार्ड 2A4 और अपग्रेडेड T-72 टैंक है। स्लोवाकिया के पास छोटा लेकिन संतुलित बेड़ा है, जिसमें लियोपार्ड 2A4 और रूसी T-72 टैंक शामिल हैं। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हमें अधिक T-72 और सोवियत युग के टैंक दिखते हैं। उदाहरण के लिए रोमानिया के पास 370-60 टैंकों का बड़ा बेड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादातर काफ़ी पुराने वेरिएंट्स जैसे T55 AM, TR85 और TR85 M1 शामिल हैं। सर्बिया में भी 229 टैंक है, जिनमें 195 M84-30 T-72 और M84AS का एक छोटा बैच शामिल है। हालांकि इन बेड़ों में से कुछ दूसरों की तुलना में काफ़ी छोटे या कमज़ोर हैं, लेकिन कई अपने अपने देशों की ज़रूरतों और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को अच्छी तरह दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम एक द्वीप राष्ट्र है, जिसे हज़ारों टैंक नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास कई उच्च स्तरीय मॉडल ज़रूरत पड़ने पर तैयार हैं। पोलैंड की ज़रूरतें अलग है। यूक्रेन के पास होने के कारण उसे वैसे ही आक्रमण के लिए तैयार रहना पड़ता है जैसा कीव ने 2022 में झेला। उसे ऐसी जमीनी बल की जरूरत है जो सैकड़ों रूसी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ साथ अपनी सीमाओं पर धावा बोलने वाले दसियों हजार सैनिकों का मुकाबला कर सके। ऐसी स्थिति में कुछ 100 टैंकों का छोटा बेड़ा बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्य से पोलैंड सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार करने के सही कदम उठा रहा है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, हम द मिलिट्री शो इसलिए बनाते हैं ताकि ताकत वास्तव में कैसे काम करती है समझा सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस न करें। अब पोलैंड अपने टैंक बेड़े में न तो सिर्फ गुणवत्ता पर निर्भर है और न ही सिर्फ संख्या पर, वह दोनों पर निर्भर है। वो ऐसा बेड़ा चाहता है जो न केवल सबसे नए और अत्याधुनिक मॉडलों से बना हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी सेना इतनी बड़ी हो कि उसके दुश्मनों के दिलों में डर बैठ जाए। वह ऐसी सेना चाहता है जिसके पास वास्तव में उन हजारों रूसी टैंकों से टक्कर लेने का मौका हो जो अभी भी सेवा में है, और उन हजारों टैंकों से भी जो सोवियत भंडारण सुविधाओं में छुपे हुए हैं। वह अपने सपने को साकार करने में काफी आगे बढ़ चुका है। पोलैंड का टैंक बेड़ा महाद्वीप में सबसे बेहतरीन में से एक है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दुनिया के 3 बेहतरीन टैंक शामिल हैं। दक्षिण कोरिया का K2 ब्लैक पैंथर, संयुक्त राज्य अमेरिका का M1A2 एब्राम्स और जर्मनी का लेपर्ड 2। कुल मिलाकर वार्सो के पास 180 K2 ब्लैक पैंथर, 117 M1A2 एब्राम्स और इसके अलावा 116 थोड़े पुराने लेकिन फिर भी बेहतरीन M1A1 एब्राम्स मॉडल हैं और 202 लेपर्ड 2 टैंक है, जिनमें 105 2.5 वेरिएंट और 97 2PL वेरिएंट शामिल है। पोलैंड के पास 205 PT-90
एक टैंक भी है। साथ ही 46 T-72 का एक छोटा लेकिन उल्लेखनीय संग्रह भी है। यह किसी भी तरह से बुरी ताकत नहीं है, लेकिन पोलैंड का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये एक बहु अरब डॉलर के सौदे में अतिरिक्त 1000 K2 और K2PL टैंक हासिल करने की प्रक्रिया में है। संदर्भ के लिए K2 को आमतौर पर अब तक का सबसे उन्नत टैंक माना जाता है। ये लगभग हर महत्वपूर्ण मानक में उत्कृष्ट है। उदाहरण के लिए गतिशीलता में K2 एक ऐसा मानक है जिसे कई टैंक नहीं छू सकते। ये इनआर्म सस्पेंशन यूनिट का उपयोग करता है, जिससे ये ऊबड़ खाबड़ इलाके में आसानी से चलता है। यह कोरियाई प्रायद्वीप और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। फायर पावर की बात करें तो K2 भी सबसे आगे है। इसमें 120 mmPL 55 स्मूथ बोरगन लगी है, जो ऑटोमेटिक लोडर के साथ आती है और इसे चलते चलते भी 1 मिनट में 15 राउंड तक फायर करने की क्षमता देती है। अपनी विश्व स्तरीय रडार सिस्टम और सेंसर के साथ K2 न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि बेहद सटीक भी है। लगभग हर बार लक्ष्य भेदता है। यह टैंक दक्षिण कोरिया के स्मार्ट टॉप अटैक गोला बारूद केस्टन 2 फायर कर सकता है, जो तोप के गोले की तरह ऊंचाई से उड़कर दुश्मन टैंकों व बख्तरबंद वाहनों के ऊपर के कमजोर हिस्सों पर वार करते हैं। इस कारण K2 को चाहे कोई भी MBT मिले, लगभग हर आमने सामने की लड़ाई में इसकी बढ़त रहेगी। K2 की तकनीक भी अगली पीढ़ी की है। इसे अक्सर चलता फिरता सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें सबसे उन्नत युद्ध क्षेत्र प्रबंधन तकनीकें हैं, जिससे यह ड्रोन, विमान और जमीनी टीमों जैसी इकाइयों के साथ सहज एकीकरण और डेटा साझा कर सकता है। अगर K2 खुद को सुरक्षित नहीं रख सकता, तो उसकी तकनीक और ताकत बेकार है। सौभाग्य से ये सबसे मजबूत टैंकों में से एक है, जो सीधे हमलों, छोटे हथियारों की गोलियों और यहाँ तक कि आने वाली मिसाइलों का भी मुकाबला करने के लिए कंपोजिट आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और एक सॉफ्ट किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इन सब के अलावा K2 अपने करीबी प्रतिस्पर्धी लेपर्ड 2 और M1 अब्राम्स से हल्का और फुर्तीला है। तो ये न सिर्फ मजबूत, टिकाऊ और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है, बल्कि हैरानी की बात है कि ये काफी तेज भी है। पोलैंड की योजनाएं पूरी होने पर उसके पास करीब 2000 टैंक होंगे, जो शायद किसी भी देश से ज्यादा हैं। शुरुआती खेपें पहले ही पहुंच चुकी है, जिससे पोलैंड के टैंक क्रू को K2 सिस्टम सीखने और इसकी तकनीकों में महारत का मौका मिला है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये क्रू उतने ही ज्यादा कुशल होते जाएंगे। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आर्मी रिकॉग्निशन और अन्य सैन्य विश्लेषक समूह पोलैंड को आज यूरोप में चल रहे सबसे व्यापक बख्तरबंद आधुनिकीकरण प्रयास के रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के करार दे रहे हैं। कोई और देश इसके करीब भी नहीं आता। एक बार पोलैंड अपना विस्तार पूरा कर लेता है, तो वह टैंकों की कुल संख्या के मामले में ग्रीस को पीछे छोड़ देगा और तुर्की के करीब पहुंच जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि उसकी सेना दोनों देशों से ज्यादा आधुनिक और सभी प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना से भी बड़ी होगी। ये सर्वोत्तम बेड़ा होगा, जिसमें संख्या, औद्योगिक समर्थन और पूर्ण गठबंधन इंटरऑपरेबिलिटी का संयोजन होगा। अंतिम हिस्सा शायद सबसे अहम है, और यही रूस को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जैसा कि आर्मी रिकॉग्निशन बताता है, जब हम यूरोप में उभरते और आधुनिक होते विभिन्न टैंक बेड़ों को देखते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, वही मॉडल बार बार दिखाई देते हैं। कई देशों ने उदाहरण के लिए लेपर्ड 2 में निवेश किया है, साथ ही एब्रम्स में भी, और कुछ ने पोलैंड के उदाहरण का अनुसरण करते हुए कुछ K2 भी खरीदने में रुचि दिखाई है। यहाँ तक कि पूर्वी यूरोपीय देश और पूर्व सोवियत गणराज्य, जो सालों तक पुराने T-72 जैसे टैंकों पर निर्भर थे, अब उनसे हटकर पश्चिमी विकल्प अपना रहे हैं। यह यूरोप के लिए एक संयुक्त शक्ति के रूप में और नाटो गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपके पास पूरा महाद्वीप एक जैसी या आपस में मेल खाने वाली उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, तो उनके लिए एक साथ काम करना, एक दूसरे की मदद करना, अपनी ताकत को एकजुट करना और अपनी सेनाओं को साथ में तैनात करना बहुत आसान हो जाता है, बिना किसी अनुकूलता की समस्या या एक दूसरे के रास्ते में आने की चिंता किए बिना। पहले
जब ये देश अलग अलग टैंकों का इस्तेमाल करते थे तो असली युद्ध में एक साथ काम करना मुश्किल होता। पहले राष्ट्रीय बेड़ों का बेमेल समूह था जिसमें सबकी अलग खूबियां थीं, लेकिन अब आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार यह एकीकृत उच्च तकनीक यूरोपीय बख्तरबंद सेना बन रहा है जो लगातार उच्च तीव्रता वाले अभियान कर सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भले ही पश्चिमी यूरोपीय देशों की ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं रही है और इसलिए उनके पास अपनी सेनाओं पर खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन यूरोप में शक्ति का संतुलन वास्तव में पूर्व की ओर रूस के सबसे नजदीक स्थित देशों की तरफ बढ़ रहा है। यही वे देश हैं जिन्हें पुतिन और उनके क्रेमलिन सहयोगी अपनी सबसे सीधी धमकी और भविष्य में आक्रमण या विशेष सैन्य अभियानों के संभावित लक्ष्य के रूप में देखेंगे। इनमें सबसे प्रमुख पोलैंड है। वर्षों से ऐसी अफवाहें और चर्चाएं चल रही है कि पुतिन यूक्रेन के रास्ते आगे बढ़ने या बेलारूस में अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके पोलैंड पर हमला करने की योजना बना सकते हैं। बाल्टिक देशों को काट देना, मुख्य भूमि रूस से कालिनिंग्राद एन्क्लेव तक रास्ता बनाना और आखिरकार नाटो की ताकत को परखना, पोलैंड यह अच्छी तरह समझता है। उसे पता है कि अगर रूस यूक्रेन से आगे भी कार्रवाई करना चाहेगा तो वार्सो उसका अगला निशाना होगा। यही वजह है कि वह अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है, पुराने सिस्टम्स को बदल रहा है, अपने बेड़े का आकार बढ़ा रहा है और पैसे से मिलने वाले सबसे बेहतरीन टैंकों में निवेश कर रहा है। पोलैंड सिर्फ टैंकों पर नहीं बल्कि रक्षा बजट पर भी ध्यान दे रहा है। उसने अपना रक्षा बजट लगभग 5% तक पहुंचा दिया है और यूरोप में सबसे आगे है। वह सेना बढ़ा रहा है, नागरिकों को रक्षा चिकित्सा प्रशिक्षण दे रहा है, साइबर सुरक्षा मजबूत कर रहा है और पूर्वी सीमा पर ईस्टर्न शील्ड नामक किलेबंदी बना रहा है जिसमें बंकर, एंटी टैंक बैरियर और एंटी ड्रोन सिस्टम है ताकि वह रूस से संभावित चुनौती का सामना कर सके। जहां कई अन्य यूरोपीय देश भी अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण और सुधार करने में शानदार काम कर रहे हैं, वहीं पोलैंड सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। धीरे धीरे यह पूर्वी मोर्चे की वह ताकत बनता जा रहा है जो व्लादिमीर पुतिन और उनके दिमाग में चल रहे भविष्य के विजय अभियानों के बीच प्रतिरोधक बनकर खड़ा है। क्रेमलिन की युद्ध मशीन और नेटो गठबंधन के बीच अभेद्य दीवार है जो यहां से और मजबूत होगी। इस वीडियो में बताया गया है कि रूस और पोलैंड के बीच काल्पनिक युद्ध कैसा हो सकता है, दोनों सेनाओं की तुलना और रूस द्वारा वार्सो पर हमले की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। वैकल्पिक रूप से यूक्रेन की स्थिति पर ताज़ा जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कीव के रणनीतिक ड्रोन हमलों ने वह चिंगारी जलाई है जिससे आखिरकार रूस की अर्थव्यवस्था आखिरकार ध्वस्त हो सकती है। और अंत में ऐसी और जानकारियों से भरपूर विश्लेषण और तथ्यों पर आधारित सैन्य रिपोर्टिंग के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।